My cultivation increased my power 10,000 times and I became the nightmare of all racers. अध्याय 61। जियांग ली के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। पांचों लोगों की निगाहें मानो किसी दुर्लभ खजाने को देख रही हों, और काश वे उसे अपने लिए पा लेते। उनकी गहरी निगाहें लगभग साकार हो रही थीं। थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण। वांग दाओयुआन और बाकी लोग अपने शरीर पर पट्टियां कसने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें एक सिहरन सी महसूस हुई। जिम्मेदार ये कुछ लोग थोड़े असामान्य लग रहे थे। आखिरकार लियांग वू सबसे पहले गतिरोध तोड़ने वाले थे। एक सैन्य अकादमी के छात्र होने के नाते वह सीधे बात करना पसंद करते थे। उन्होंने शुरुआत की, नमस्ते जियांग ली। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से लियांग वू हूँ। इस बार नान्हे शहर में भर्ती के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे यकीन है कि आपने हमारे फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के बारे में सुना होगा। संघीय सेना द्वारा समर्थित फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से स्नातक होने पर आपको मध्यम से उच्च स्तर के सैन्य अधिकारी के रूप में भविष्य की गारंटी मिलती है। अगर आप सेना में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं तो फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल निश्चित रूप से आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा मैं आपके लिए 30 मिलियन संघीय मुद्रा की एक विशेष भर्ती छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर सकता हूं, जो नामांकन के बाद वितरित की जाएगी। बोलने के बाद लियांग वू ने आत्मविश्वास से अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। उसे विश्वास था कि उसे जो परिस्थितियां मिली हैं वे पहले से ही बेहतरीन हैं। इसके अलावा फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के स्नातकों के लिए करियर की संभावनाएं उच्च स्तर की हैं, जो उन्हें एक अंतर्निहित लाभ प्रदान करती हैं। वह इसे कैसे हासिल नहीं कर सकता था? जियांग ली के बोलने का इंतजार करते हुए उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। जियांग ली के कुछ कहने से पहले ही इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के तियान शेंग ने मजाक उड़ाया, 30 करोड़ की स्कॉलरशिप। आप किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फर्स्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के पास बस इतना ही है? वह जियांग ली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मेरा नाम तियान शेंग है। अगर आप मेरे इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में आते हैं तो नामांकन के समय आपके खाते में 40 करोड़ की संघीय मुद्रा की स्कॉलरशिप सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में आपका बड़ा भाई तियान जरूर आपका ध्यान रखेगा और आपको ऐसे घूमने देगा जैसे ये जगह आपकी है। तियान शेंग का चेहरा शरारती था, मानो चिल्ला रहा हो, मेरे कुछ कनेक्शन हैं। लियांग वू के चेहरे पर उदासी थी। कुछ पल पहले तक वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अब उसे थप्पड़ पड़ रहा था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि जियांग ली को सेना से खास लगाव हो। जियांग ली का दिल धड़क उठा। 30 करोड़, 40 करोड़, अगर उसे अभी यह मिल जाता तो वह जल्दी ही बैटल जनरल स्तर का विशेषज्ञ बन सकता था। दुर्भाग्य से ये नामांकन के बाद ही उपलब्ध होता, लेकिन फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से उदार शर्तें थीं। बहुत ज्यादा पैसा होने की शिकायत कौन करेगा? पैतृक तारे पर संघीय मुद्रा संसाधनों के बराबर है। वांग दाओयुआन और अन्य दो की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। इन 3 दिनों में उन्होंने अपने पसंदीदा हाई स्कूल चुन लिए थे और कई वादे किए गए शर्तें भी प्राप्त कर ली थीं, लेकिन जियांग ली की करोड़ों की छात्रवृत्ति की तुलना में वे तुरंत निराश हो गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा, सब सुनना। जियांग ली को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी भी 3 अन्य स्कूल प्रतिनिधि थे जिन्होंने अभी तक बात नहीं की थी। उसे अपने विकल्पों की तुलना करनी थी और वह स्कूल चुनना था जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। जैसी कि उम्मीद थी, उसने यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की ये निंगना को धीरे से हंसते हुए सुना, छोटी जियांग, मेरा नाम ये निंगना है। तुम मुझे बस सिस्टर ना कह सकती हो। मैं यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अगर तुम यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए 50 मिलियन डॉलर की संघीय मुद्रा नामांकन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हें विश्वविद्यालय के 4 वर्षों के लिए हर साल 10 मिलियन डॉलर की संघीय मुद्रा छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके शब्द सुनते ही न सिर्फ कुछ हाई स्कूल के छात्र बल्कि बाकी प्रतिनिधि भी चौंक गए। ये क्या बकवास है? पैसे की ताकत! लियांग वू और तियान शेंग के चेहरे निराशा से भर गए। यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल सचमुच बहुत अमीर, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये सर्वविदित था कि यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल कई पुराने मार्शल आर्ट्स स्कूलों को मिलाकर बनाया गया एक प्रतिष्ठित स्कूल था जिसके पास प्रचुर संसाधन और अपार संपत्ति थी। ये निंगना की आंखों में गर्व की झलक थी। जब बात फायदों की आती थी तो यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल कभी किसी से पीछे नहीं रहा था। छोटी जियांग, ओह छोटी जियांग, जल्दी से इस बड़ी बहन के कटोरे में आ जाओ। जियांग ली की सांसें कुछ तेज हो गईं। ये हालात वाकई बहुत लुभावने थे। हालांकि उसने खुद को बाकी युआन लेई और निंगजिंग की तरफ देखने के लिए मजबूर किया, जिनके चेहरों पर अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था। इससे जियांग ली कुछ हद तक आशान्वित हो गया। फिर उसने युआन लेई को बोलते सुना, जियांग ली, मेरा नाम युआन लेई है और मैं थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से हूँ। छात्रवृत्ति के मामले में स्वाभाविक रूप से मेरे पास यूनाइटेड मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जितनी बड़ी राशि नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए 35 मिलियन की संघीय मुद्रा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हूँ, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने भी सबका ध्यान खींचा। मेरे थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में तुम्हारे लिए सबसे आकर्षक चीज़ है संपूर्ण एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश। हालांकि तलवारधारियों के पास भी यह युद्ध कौशल होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल में इसे हासिल करना बहुत आसान होगा। ये सुनकर सबकी आंखें कांप उठीं। जब तक तुम मेरे थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में आते हो, बैटल किंग स्तर की युद्ध शक्ति प्राप्त करने के बाद तुम थंडर एनिहिलेशन स्लैश का दूसरा भाग मुफ्त में प्राप्त कर सकते हो। ये शब्द निर्णायक थे। इससे पहले 3 प्रतिनिधि तुरंत चुप हो गए। ये निंगना भी कुछ हद तक घुटन महसूस करने लगी। धन शक्ति उपयोगी थी, लेकिन कुछ संसाधन पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। थंडर एनिहिलेशन स्लैश का दूसरा भाग एक रैंक युद्ध कौशल था। इस स्तर के संसाधन आमतौर पर संघीय मुद्रा से नहीं खरीदे जा सकते थे। किसी भी संगठन में उन्हें विनिमय के लिए पर्याप्त योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती थी। यही कारण था कि कुलीन परिवारों के कुछ वंशज प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स स्कूलों में गए या अन्य बड़े संगठनों में शामिल हो गए। ये निंगना और अन्य 2 की आंखों में पछतावा था। ऐसी शर्तों के साथ जियांग ली का थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल चुनना लगभग एक पहले से तय एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल के आकर्षण को कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। जियांग ली सचमुच नहीं कर सका और उसने लगभग स्वीकार करने के लिए बोल ही दिया। इस समय जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की निंगजिंग आखिरकार चिंतित हो गई। उसने जल्दी से जियांग ली को बीच में ही टोक दिया, रुको। जियांग ली, मेरा नाम निंगजिंग है। मेरे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की शर्तें सुनने के बाद अपना फैसला लेने में अभी देर नहीं हुई है। युआन लेई ने अपनी बाहें पार की और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सुनने की क्या बात है? क्या तुम थंडर एनिहिलेशन स्लैश दे सकते हो? उसे पूरा विश्वास था कि अगर जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल दूसरे एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल्स भी ऑफर करता तो भी वे जियांग ली को थंडर एनिहिलेशन स्लैश जितने लुभावने नहीं लगते। जियांग ली तो मेरे थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का आधा सदस्य है। निंगजिंग ने मजाक उड़ाया। कुएं का मेढक, उसने जियांग ली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास $35 मिलियन की संघीय मुद्रा छात्रवृत्ति भी है और थंडर एनिहिलेशन स्लैश मेरे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के पास भी है। इसके अलावा हमारा जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल कई खूबसूरत महिलाओं के लिए मशहूर है। अगर जूनियर भाई जियांग आ गए तो टीएस वो कैंपस के सभी दिलों की धड़कनों को मात दे देंगे। निंगजिंग दिखने में भले ही सौम्य थी, लेकिन उनकी वाणी अपरंपरागत और बेबाक थी। जियांग ली की आंखें चमक उठीं। उन्हें पहले जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के बारे में पता चला था। यह एक ऐसा स्कूल था जिसके बारे में उन्होंने केवल सपने में ही सोचा था, क्योंकि यह जियांगन प्रांत की राजधानी तियाननान शहर में स्थित था, जो इसे नान्हे शहर के सबसे नज़दीक का प्रतिष्ठित स्कूल बनाता था। इसलिए ज़्यादातर दक्षिणी छात्र जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल को पसंद करते थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दक्षिणी क्षेत्र में जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल स्वाभाविक रूप से स्थानीय लाभ रखता था, ठीक उसी तरह जैसे अन्य प्रतिष्ठित स्कूल अपने अपने क्षेत्रों में लाभ रखते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ पछतावा था, लेकिन अब जब जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जैसी ही परिस्थितियां प्रदान कर सकता था, तो चुनाव स्पष्ट था। आखिरकार उन्होंने 18 साल जियांगन प्रांत, वह यहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से भी अच्छी तरह वाकिफ था। इस समय जियांग ली की स्पष्ट रुचि देखकर युआन लेई तुरंत चिंतित हो गया। निंगजिंग, तुम किसी को छीनने के लिए ऐसी चालाक चालें नहीं अपना सकते। तलवारधारियों के अलावा थंडर एनिहिलेशन स्लैश स्पष्ट रूप से मेरे थंडर मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का एक अनोखा एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल है। तुम्हारे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल ने इसे कब हासिल किया? सब लोग देख रहे थे, उनके मन में सचमुच उत्सुकता थी। क्या निंगजिंग सिर्फ खोखले वादे कर रही थी? ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियांग ली का दिल बेचैन हो गया। वह निंगजिंग का स्पष्टीकरण सुनने के लिए उत्सुक था। निंगजिंग जरा भी घबराई नहीं। उसने युआन लेई और बाकियों पर एक तिरछी नज़र डाली। ये स्वाभाविक है कि आपको पता नहीं है, आखिरकार यह आपके स्कूल के लिए एक अपमानजनक बात है। कुछ साल पहले हमारे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल ने एक बेजोड़ प्रतिभा मू किंगजुए को जन्म दिया था। मुझे उसके कारनामों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। उस साल सीनियर सिस्टर मू ने एक जुए में आपके स्कूल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरा दिया था, जिससे आपकी साख गिर गई थी। ये बात ज़्यादा फैली नहीं, लेकिन ये सच है कि आपके स्कूलों ने कई एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल्स गंवा दिए थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वापस जाकर पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। निंगजिंग की आंखों में जीत का भाव था। तो हमारे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में सचमुच थंडर एनिहिलेशन स्लैश है? जियांग ली, जो ध्यान से सुन रहा था, म्यू किंगक्स्यू का नाम सुनते ही अचानक अकड़ गया। फिर वह बहुत उत्साहित हो गया। निंगजिंग को घूरते हुए पूछा, वरिष्ठ बहन निंग, आपने अभी जिस वरिष्ठ बहन का जिक्र किया है उसका नाम म्यू किंगक्स्यू है? वह पुष्टि करना चाहता था।
आखिर क्या यह महज एक संयोग था? जियांग ली बहुत उत्साहित था। जब से उसकी चाची गई थी, वह उस दुकान पर पूछताछ करने गया था जहां वह काम करती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गई है। और अब जब उसकी चाची के आने की खबर आ रही थी, तो वह उत्साहित कैसे न होता। निंगजिंग जियांग ली की प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन धैर्यपूर्वक बोला, ये सही है, उस राक्षसी वरिष्ठ का नाम वास्तव में म्यू किंगक्स्यू है। मैंने अपने गुरु को कभी कभी यह भी कहते सुना है कि कुछ साल पहले जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल ने एक ऐसा मजबूत व्यक्ति तैयार किया था जिसने दूसरे स्कूलों को दबा दिया था, जिससे वे अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए थे। ये हमारे स्कूल के लिए सबसे शानदार समय था। ये निंगना ने भौहें चढ़ाईं, फिर भी कुछ संशय में, अगर सचमुच ऐसी कोई बेजोड़ प्रतिभा होती, तो यह नामुमकिन है कि मैंने उसके बारे में न सुना होता। एक ऐसी प्रतिभा का अंतर्निहित मूल्य जो सभी हाई स्कूलों को दबा सकती है, जाहिर है। तार्किक रूप से इस स्तर की एक अद्भुत प्रतिभा कभी अनजानी नहीं होनी चाहिए, फिर भी वहां मौजूद 4 प्रतिष्ठित स्कूल प्रतिनिधियों में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना था। ये सही है, निंगजिंग, तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार होना होगा, तुम यूं ही बातें नहीं बना सकती। हमें धोखा देना छोटी बात है, लेकिन अगर इससे जियांग ली के विकास में देरी होती है, तो यह एक बड़ी समस्या है। ये सुनकर निंगजिंग शांत और संयमित रही, क्योंकि उसने सचमुच झूठ नहीं बोला था। मैंने उस समय सिर्फ अपनी गुरु, उस बुजुर्ग महिला को ही इसका जिक्र करते सुना था। किसी अज्ञात कारण से इस सीनियर के कामों को जानबूझकर मिटा दिया गया था, इसलिए बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैं, निंगजिंग, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की भर्ती के लिए आपको धोखा देने के लिए झूठी जानकारी गढ़ने की हद तक नहीं जाऊंगी। इसके अलावा, जब मैं और जियांग ली विशेष प्रशिक्षण शिविर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उसके विकास में देरी करना बिल्कुल असंभव है। ये सुनकर सभी तुरंत अपना आपा खो बैठे, क्योंकि उन्हें पता था कि जियांग ली का जियांगनान मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल चुनना लगभग तय था। इस समय जियांग ली ने भी अपने उत्तेजित हृदय को दबा लिया। उसने बस उत्सुकता का नाटक किया और पूछा, वरिष्ठ निंग, क्या आप जानते हैं कि वरिष्ठ म्यू कैसे दिखते हैं? वह पुष्टि करना चाहता था कि क्या वह सचमुच उसकी चाची थीं। निंगजिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, सीनियर के कारनामे जानबूझकर छिपाए गए थे और मुझे स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं मिला। शायद मेरे गुरु को पता हो, तुम स्कूल जाकर उनसे खुद पूछ सकते हो। जियांग ली बहुत निराश था, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था और पूछता रहा, क्या इस सीनियर में कोई खास विशेषताएं हैं? इस बार निंगजिंग ने कुछ उपयोगी जानकारी दी। उसकी आंखों में एक लालसा की झलक दिखाई दी। मेरे गुरु के वर्णन के अनुसार ये सीनियर एक बेजोड़ सुंदरता है और उससे एक ठंडी आभा निकलती है। असल में कोई भी उसके 3 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता। चारों तरफ ठंड। जियांग ली का दिल कांप उठा। यह उसकी चाची के गुणों से बिल्कुल मेल खाता था। उसकी चाची का नाजुक शरीर अक्सर ठंडा रहता था, जिससे उसे उसके पेट को सहलाना और उसकी पीठ थपथपाना पड़ता था, लेकिन यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था कि कोई भी 3 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता। ओह, और संयोग से लगता है ये सीनियर भी नान्हे शहर से आया है। निंगजिंग ने अचानक ताली बजाई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। इस वाक्य ने जियांग ली को और भी यकीन दिला दिया कि यह बेजोड़ राक्षसी सीनियर म्यू किंगजू शायद उसकी मौसी ही थी। उसने मन बना लिया कि उसे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जरूर जाना है। सिर्फ ये जानकारी होने के कारण, भले ही जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के हालात थोड़े बदतर हों, जियांग ली फिर भी उसे ही चुनता। और तो और, उदार शर्तें भी, 35 मिलियन की स्कॉलरशिप, साथ ही जानवांग दायरे की युद्ध शक्ति हासिल करने के बाद थंडर एनिहिलेशन स्लैश के दूसरे भाग तक मुफ्त पहुंच। इसे किसी भी नज़रिए से देखें, यह एक फायदेमंद सौदा लग रहा था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? निंगजिंग ने सोचा, दोनों नान्हे शहर से होने के कारण ये थोड़ा संयोग लग रहा था। जियांग ली ने अपना सिर हिलाया। उसने म्यू किंगजू के साथ अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया, कुछ तो इसलिए क्योंकि यह सिर्फ उसकी अटकलें थीं, और कुछ इसलिए क्योंकि इस सीनियर म्यू के कामों को जानबूझकर छुपाया गया था और उसे नहीं पता था कि इसके परिणाम अच्छे होंगे या बुरे। चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। मैं इस बेजोड़ सीनियर म्यू के बारे में बस थोड़ा उत्सुक हूँ, जियांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कुछ देर सोचने के बाद, कई प्रतिनिधियों की उत्सुक निगाहों के नीचे, आखिरकार उसने अपनी बात रखी। उसने सबसे पहले बाकी 4 स्कूलों के प्रतिनिधियों से माफ़ी मांगी। सीनियर्स, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। जियांग ली बहुत आभारी है। हालांकि गहन विचार विमर्श के बाद मुझे अब भी लगता है कि जियांगनान मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। सीनियर्स, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। जियांग ली का हाव भाव बहुत विनम्र था। हालांकि प्रतिनिधि थोड़े निराश थे, फिर भी उन्होंने समझदारी दिखाने के लिए हाथ हिलाए, क्योंकि यह अंततः एक व्यक्तिगत निर्णय था। दूसरी ओर, निंगजिंग के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से खुशी थी। जियांग ली, सफलतापूर्वक रील कर ली। जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के लिए ऐसी बेजोड़ प्रतिभा को चुनकर वह बहुत खुश थी। हालांकि ये निंगना की आंखों में थोड़ा अफसोस था।
उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियांग ली, जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। तुम्हें भविष्य में इसका पछतावा होगा। फिर वह जाने के लिए मुड़ी। ये निंगना हमेशा से घमंडी रही थी। अब जब उसने जियांग ली को हासिल नहीं किया था तब भी वह थोड़ा असंतुलित महसूस कर रही थी, जिसके कारण उसने ऐसा कहा। ये निंगजिंग को परेशान करने के लिए भी था, क्योंकि उनके रिश्ते में सामंजस्य नहीं था। हालांकि उसकी बातें बेबुनियाद नहीं थीं। हाल के वर्षों में जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का वास्तव में बहुत पतन हुआ है। ये कभी एक शक्तिशाली, पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन अब ये लगभग सबसे निचले स्तर पर था, जहां संसाधन और प्रतिभाएं पहले से कहीं कम थीं। ये सुनते ही निंगजिंग, जो पहले बहुत ही मिलनसार और बेहद खुशमिजाज थी, तुरंत भड़क उठी और एक भयंकर आभा, मानो किसी शेरनी की तरह, फूट पड़ी। ये ग्रीन टी, क्या तुम पिटाई चाहती हो? उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, एक खतरनाक संकेत देते हुए, और अपना लंबा पैर दरवाजे की चौखट पर टिका दिया, जिससे ये निंगना का रास्ता रुक गया। ये निंगना पीछे नहीं हटी और उसने निंगजिंग को घूर कर देखा। एक पल में माहौल विस्फोटक हो गया और अगले ही पल वे लड़ने वाली थीं। दोनों महिलाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता था और बाकी लोगों ने झट से बीच बचाव करके लड़ाई रोक दी। मेरी दोनों दादियों, ये सेंट्रल हॉस्पिटल है। जियांग ली अभी अभी जागी है, इसलिए कृपया शांत हो जाए। तियान शेंग ने बीच बचाव शुरू किया। पिछले कुछ दिनों की छोटी सी मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से नापसंद कर रहे थे और अब आखिरकार उनके बीच दरार पड़ने ही वाली थी। निंगजिंग बेपरवाह थी, उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल उसका गौरव था और वह किसी को भी इसका अपमान करने की इजाज़त नहीं देती थी। माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। निंगजिंग बेरुखी से पेश आती थी, वह हमेशा ऐसे ही पेश आती थी, वरना जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में उसे फीमेल टायरानोसॉरस का उपनाम नहीं मिलता। ये निंगना अब भी जिद्दी रहना चाहती थी, लेकिन उसके हाव भाव जल्दी ही बदल गए। जैसे जैसे उनकी आभाओं का टकराव तेज होता गया, उसने खुद को पूरी तरह से असुरक्षित पाया। क्या निंगजिंग जानवान क्षेत्र में आधी दूरी तय कर चुकी है? लियांग वू की नज़र असाधारण थी और उसने चौंक कर कहा। इस तरह देखा जाए तो निंगजिंग की प्रतिभा उनसे भी ज्यादा ऊंची थी। इस संकट के बाद वह वाकई एक कदम आगे बढ़ गई थी। ये निंगना का चेहरा उदास था। इस स्थिति में उसे ही भुगतना पड़ता। निंगजिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं 3 तक गिनती हूँ। माफ़ी मांगती हूँ। 3, 2, माफ़ करना, मैंने गलत बोला। ये निंगना ने दांत पीसकर आखिरकार मान लिया। हालांकि यह शर्मनाक था, लेकिन इस तानाशाह औरत से पिटने से तो बेहतर ही था। निंगजिंग ने मुंह बनाया और अपना लंबा पैर हटा लिया। क्या ये पहले करना बेहतर नहीं होता? कम बेतुकी बातें करने से शायद किसी दिन तुम्हें पीट पीट कर मार डालने से बचाया जा सकता था। ये निंगना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी, इस रंजिश को याद रखने की कसम खाते हुए। बाकी तीनों ने भी एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर भी कड़वी मुस्कान थी। चूंकि जियांग ली को सुरक्षा नहीं मिली थी, इसलिए अब और रुकने का कोई मतलब नहीं था। जियांगनान प्रांत के विशेष प्रशिक्षण शिविर के बारे में मत भूलना, तुम तीनों। 1 हफ्ते में समय पर रिपोर्ट करना। वांग दाओयुआन और बाकी दोनों को समझाने के बाद वे मुड़े और चले गए। ये सुनकर जियांग ली की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। जियांगनान प्रांत का विशेष प्रशिक्षण शिविर, वह क्या था? निंगजिंग ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराए। इन 3 छोटे बच्चों को तियान शेंग और बाकी लोगों ने खास तौर पर भर्ती किया था। ये ग्रीन टी ने इस बार एक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती नहीं किया, इसलिए वह इतनी परेशान है। मैं तुम्हें अभी विशेष प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताने ही वाली थी। जियांग ली जल्दी से सीधी बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। वांग दाओयुआन को दरवाज़ा बंद करने का इशारा करते हुए निंगजिंग ने बोलना शुरू किया। क्या तुम्हें पता है कि 5 प्रसिद्ध स्कूलों ने नान्हे शहर में कुल कितने छात्रों को विशेष रूप से भर्ती किया है? हम में से कुछ ही तो नहीं है ना? जियांग ली ने हिचकिचाते हुए पूछा। निंगजिंग ने तुरंत उस पर आंखें घुमाईं, झुंझलाहट के साथ, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिलाकर कुल 10 हैं। पुराने नियमों के अनुसार विशेष भर्ती के लिए न्यूनतम ची और रक्त की आवश्यकता एक मध्यवर्ती योद्धा की थी, लेकिन हाल के वर्षों में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली लोग उभरे हैं, इसलिए आवश्यकताएं और भी बढ़ गई हैं। केवल ची और रक्त की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि युद्ध तकनीक में दक्षता और युद्ध कौशल की भी आवश्यकता है। निंगजिंग भावुक होकर आहें भरने लगी। हाल के वर्षों में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग उभरे हैं, गीजर की तरह, खासकर कुछ असामान्य लोग। उनके बारे में सोचकर ही उसे अविश्वसनीय महसूस होने लगा। लेकिन इसका विशेष प्रशिक्षण शिविर से क्या लेना देना है? जियांग ली थोड़ा उलझन में था। बिल्कुल, हर विशेष रूप से भर्ती किया गया छात्र इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं ले सकता। न्यूनतम आवश्यकता एक उन्नत योद्धा होने की है। दूसरे शब्दों में, पूरे नान्हे शहर से केवल जियांग ली और वांग दाओयुआन, कुल मिलाकर 4 लोग ही इसमें भाग लेने के योग्य थे। जियांग ली थोड़ा हैरान हुआ।
उसने शुरू में सोचा था कि यह तथाकथित विशेष प्रशिक्षण शिविर सिर्फ एक केंद्रीकृत प्रशिक्षण सत्र है, लेकिन अब लग रहा था कि इसमें और भी कुछ है। वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाया। निंगजिंग ने आगे कहा, तथाकथित विशेष प्रशिक्षण शिविर 5 महान अकादमियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जो गर्मी की छुट्टियों के दौरान आप सभी प्रतिभाशाली लोगों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस तरह आप नामांकन से पहले ही एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है। प्रशिक्षण शिविर में न केवल युद्ध राजा स्तर के प्रशिक्षक हैं, बल्कि ची और रक्त साधना में तेजी लाने के लिए कई बहुमूल्य संसाधन और शक्तिशाली युद्ध तकनीकें भी हैं। आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। जब तक आप मजबूत और मेहनती हैं, ताकत में उल्लेखनीय सुधार कोई समस्या नहीं है। शायद आप युद्ध सेनापति स्तर तक भी पहुंच जाएं। निंगजिंग की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। जिन छात्रों ने पहले विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था, उन सभी ने नामांकन के बाद दूसरों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। भगवान ही जाने कि इन प्रतिभाशाली छात्रों के साथ बराबरी करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। 5 प्रसिद्ध स्कूलों में युद्ध राजा के रूप में स्नातक होना ही उत्कृष्ट माना जाने का एकमात्र तरीका था। जियांग ली को अचानक समझ आ गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 1 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सीधे नामांकन नहीं कर सकता था, जिसके कारण इस प्रशिक्षण शिविर का निर्माण हुआ। युद्ध राजा प्रशिक्षक, बहुमूल्य संसाधन, शक्तिशाली युद्ध तकनीकें। उसकी आंखों में एक चमक उठी। पहले वाली बात तो जाहिर है। हालांकि उसके पास 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी, फिर भी एक युद्ध राजा के मार्गदर्शक होने से उसे कई चक्करों से बचने में मदद मिल सकती थी। कुछ साधना अनुभव, अंतर्दृष्टि और अवलोकन ऐसी चीजें थीं जिनकी उसके पास कमी थी। जहां तक बाद वाले 2 की बात है, तो उन्हें इनकी तत्काल आवश्यकता थी। पर्याप्त ऊर्जा द्रव आपूर्ति के साथ जियांग ली की साधना गति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। क्या इस अवसर का लाभ उठाकर युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंच सकते हैं? बड़ा सोचें, युद्ध राजा के बारे में क्या ख्याल है? जियांग ली ने मन ही मन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशिक्षण शिविर आधिकारिक तौर पर 7 दिनों में खुल जाएगा। उस समय एक विशेष विमान आपको पंजीकरण के लिए ले जाएगा। आप जिस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे वह जियांगनान प्रांत के छात्रों के लिए है, इसलिए इसका स्थान मिंगलिंग शहर में तय किया गया है। निंगजिंग ने आगे कहा। जियांग ली मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। इसका मतलब था कि संघ के 4 प्रमुख क्षेत्रों के 36 प्रांतों के अनुरूप ऐसे 36 प्रशिक्षण शिविर थे, जिनमें प्रतिभाओं की संख्या और क्षमता अलग अलग थी। यह अफसोस की बात है कि मैं अन्य जगहों के प्रतिभाओं से नहीं मिल सकता। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। मानो जियांग ली के विचारों को भांपते हुए निंगजिंग ने गंभीरता से कहा, तुम लोगों को दूसरे शहरों के प्रतिभाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। नानहे शहर तो बस एक मध्यम आकार का आधार शहर है। हालांकि इस बार तुम्हारे जैसे प्रतिभाओं का प्रकोप था, लेकिन निश्चित रूप से दूसरे शहरों में भी उनसे ज्यादा मजबूत प्रतिभाएं हैं। जियांग ली, यद्यपि आपकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है और आप विभिन्न रैंकों में लड़ सकते हैं, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त के माध्यम से मुझे जो पता चला है, उसके अनुसार जिस शहर से वह भर्ती करती है, वहां एक जूनियर युद्ध जनरल स्तर का छात्र भी है। तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। निंगजिंग की आंखों में एक चेतावनी का भाव था। वह भी बहुत मेहनत कर रही थी। वह जानती थी कि हाई स्कूल के छात्र उस उम्र में होते हैं जहां उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, खासकर जब वे अभी अभी सीनियर वर्ष से स्नातक हुए हों और किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति से न मिले हों। उनमें से ज्यादातर की मानसिकता मैं नंबर 1 हूं, स्वर्ग नंबर 2 वाली होती है। जियांग ली के एक मध्यवर्ती युद्ध जनरल स्तर के राक्षस योद्धा को मारने के उद्धारकर्ता जैसे कारनामे के साथ निंगजिंग को डर था कि वह घमंडी हो सकता है, इसलिए उसने ये जानकारी साझा की। साधना के मार्ग में हमेशा दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग बीच में ही गिर गए हैं। जूनियर युद्ध जनरल, ये बहुत असामान्य है। जियांग का सीमा योद्धा क्षेत्र तक पहुंचना पहले से ही काफी असामान्य है। अब कोई ऐसा है जो जूनियर युद्ध जनरल स्तर तक पहुंच गया है? क्या वे लोगों को जीने भी दे रहे हैं? वांग दाओयुआन और बाकी दोनों हक्के बक्के रह गए, लगभग सोच रहे थे कि उन्होंने गलत सुना है। उन तीनों ने इस मौके का फायदा उठाकर शिखर योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, और वे कुछ हद तक गर्वित भी थे, ये सोचकर कि वे और जियांग ली प्रशिक्षण शिविर पर हावी हो रहे हैं। लेकिन अब उन पर तुरंत ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई। हालांकि उनकी थोड़ी सी आत्मसंतुष्ट मानसिकता तुरंत गायब हो गई, क्योंकि वे सभी प्रतिभाशाली थे और स्वाभाविक रूप से निंगजिंग के कहने का आशय समझ गए थे। जूनियर वॉर जनरल है ना? फेडरेशन में वाकई बहुत सारे जीनियस हैं, जियांग ली ने थोड़ा भावुक होकर धीरे से कहा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां वह पहले कभी नहीं पहुंच पाया था। हालांकि फेडरेशन का दावा था कि स्काई नेटवर्क हर चीज की तुरंत जांच कर सकता है, लेकिन कई चीजें लोगों की नजरों में नहीं आती थीं। फिर भी उसकी आंखों में निराशा का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक और तेज लौ भड़क उठी।
अस्पताल से छुट्टी मिलने और 10 मिलियन संघीय मुद्रा इनाम के साथ ऊर्जा द्रव खरीदने के बाद अगले हफ्ते बैटल जनरल स्तर तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और थंडर एनिहिलेशन स्लैश और असेंशन गेट सीक्रेट तकनीक के साथ एक बार जब वह उनका अभ्यास करना शुरू कर देगा तो उसकी ताकत और भी भयानक हो जाएगी। इसके अलावा उसे अपने सिस्टम को जागृत हुए अभी लगभग 10 दिन ही हुए थे। उन राक्षसी जीनियस को मात देना बस समय की बात थी। ये सोचकर जियांग ली का लड़ने का जोश और भी जोरदार हो गया। ब्लड रिवर वर्ल्ड में अपने अनुभव के साथ उसकी दृष्टि पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी और उसने पहले कभी किसी के मन में आत्मसंतुष्टि या सुस्ती का कोई विचार नहीं था। निंगजिंग ने उन चारों खामोश लोगों की तरफ देखा। उन्हें डर था कि कहीं वे हतोत्साहित न हो जाएं, और फिर मुस्कुराए, लेकिन तुम्हें खुद को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा के मामले में तुम सभी शीर्ष स्तर के हो और उन प्रतिभाशाली लोगों से कमजोर नहीं हो जो बैटल जनरल स्तर तक पहुंच गए हैं। बस तुम्हारे पास संसाधनों की थोड़ी कमी है। वांग दाओयुआन और बाकी दो सचमुच थोड़े निराश हुए। ये सुनकर उन्होंने तुरंत ऊपर देखा। फिर उन्होंने निंगजिंग को समझाते हुए सुना, जैसा कि सभी जानते हैं, ऊर्जा द्रव को अवशोषित करने की एक शांत अवधि होती है। इनमें से ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग असाधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास कुछ गुप्त औषधियां या विशेष उपकरण होते हैं जिनकी मदद से लोग कम समय में बार बार ऊर्जा द्रव को अवशोषित कर सकते हैं और ऊर्जा द्रव के उपयोग की दर में सुधार कर सकते हैं। यही वजह है कि वे इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। असाधारण पृष्ठभूमि का मतलब कम से कम एक युद्ध सम्राट परिवार या यहां तक कि एक युद्ध देवता परिवार भी था। सू जिंगचेन इस मामले में अभी भी थोड़ी कमजोर थी। आखिरकार उनके पिता सिर्फ एक युद्ध राजा थे और कमजोर लोगों में से एक। यह ऐसी चीज है जिससे हम ईर्ष्या नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास भी आगे बढ़ने का मौका है। 5 प्रसिद्ध स्कूलों ने विशेष प्रशिक्षण शिविर में काफी समय बिताया है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं और अनकर्जित करते हैं, ये गुप्त औषधियां और विशेष उपकरण कोई समस्या नहीं होंगे। इसके अलावा भविष्य में जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो भी यही होगा। निंगजिंग बहुत आश्वस्त थीं। मार्शल आर्ट अकादमियों का यही अर्थ था, एकाधिकार को तोड़ना। जब तक आप पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। भले ही आप शुरुआती दौर में थोड़ा पीछे रह जाएं, आप ताकत इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं। उसने जियांग ली की फाइल देखी थी और जानती थी कि जियांग ली एक सच्चा डार्क हॉर्स है जो अप्रत्याशित रूप से उभरा है। एक बार जब उसे पर्याप्त संसाधन मिल जाएंगे तो वह भविष्य में उन भयानक राक्षसी प्रतिभाओं से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा। वांग दाओयुआन और बाकी दो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सांस रोक ली। उनकी आंखें लड़ाई के जोश से जल रही थीं। जियांग ली ने गंभीरता से सिर हिलाया। बहन निंग, चिंता मत करो, हम विशेष प्रशिक्षण शिविर में जरूर कड़ी मेहनत करेंगे और कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद निंगजिंग बहुत संतुष्ट हुई और उसने शालीनता से अलविदा कहा। जियांग ली, तुम्हें मेरा स्काई नेटवर्क का संपर्क मिल गया है। बाद में स्कूल पहुंचते समय मुझे ढूंढने आना याद रखना। जियांग ली ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है। उसने यह बात मन में रखी और तय किया कि जब समय आएगा तो वह सिस्टर निंग से कहेगा कि वह उसे अपने गुरु से मिलवाएं। मुकिंगजू के साथ जो हुआ उसे अच्छी तरह समझने के लिए जल्दी से निकलो। खूबसूरत सीनियर सिस्टर चली गई। सू युयुए ने मुस्कुराते हुए जियांग ली की आंखों के सामने हाथ हिलाया। ये सुनकर वांग दाओयुआन और बाकी लोग तुरंत हंस पड़े। पिछले कुछ दिनों से सू युयुए जियांग ली के साथ रह रही थी। जियांग ली ने हल्की खांसी की और कहा, सीनियर सिस्टर निंगजिंग वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही उग्र हैं। जब उसे निंगजिंग का अचानक गुस्सा याद आया तो वह अपना सिर सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह उससे शादी करता तो उसे हर दिन पीटा जाता। सू युयुए ने जियांग ली को हल्के से मुक्का मारा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम बुरे आदमी हो। वांग दाओयुआन और बाकी लोग चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए और जगह उन दोनों के लिए छोड़ दी। माहौल अचानक शांत हो गया और उनके बीच कुछ असामान्य सा महसूस होने लगा। सू युयुए ने जियांग ली की ओर देखा, जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, जियांग ली, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। रात के आसमान के नीचे टूटे हुए ब्लेड को पकड़े उस युवक का वह दृश्य, जो राक्षस योद्धा को अपने पास आने से रोकने के लिए बेताब था, उसकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ऐसा मत कहो, अगर मैं न होता तो वह राक्षस योद्धा तुम्हें निशाना न बनाता। जियांग ली ने हाथ हिलाया। वह नहीं चाहता था कि सू युयुए को कोई मानसिक बोझ महसूस हो। सू युयुए ने अपने होंठ भींचे और कहा, जियांग ली, एक बार जब तुम जियांगनान मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश करोगे तो तुम्हें जरूर कई बेहतरीन लड़कियां मिलेंगी, है ना? जियांग ली ठिठक गया। वह समझ गया कि सू युयुए का क्या मतलब था, लेकिन अभी वह सिर्फ मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था और बाद में बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहता था। जियांग ली मुस्कुराया, शायद होगा, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
तलवार की नियमावली का पहला पन्ना, तुम्हारे दिल में कोई औरत नहीं, तलवार खींचने से तुम स्वाभाविक रूप से दिव्य बन जाओगे। सु यूयुए भी बहुत समझदार लड़की थी, वह कुछ चुप हो गई। फिर अचानक उसकी मुस्कान खिल गई और उसने कहा, छी, तुम छोटी सी शरारती, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता का नाटक कर रही हो। उसने आंखें घुमाईं और अपने पास रखी चीजें चीख कीं। मुझे तुम्हारी तलवार खींचने से तुम स्वाभाविक रूप से दिव्य बन जाओगे वाली बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तलवार का अभ्यास करती हो, इसलिए यह मायने नहीं रखता। सु यूयुए ने हल्की सी खर्राटे लिए और तेजी से जाने के लिए मुड़ी। हालांकि मुड़ते ही उसकी आंखों में अकेलेपन की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्द ही दृढ़ संकल्प में बदल गई। सु यूयुए, तुम्हें चुपचाप कड़ी मेहनत करनी होगी और फिर सबको चकित कर देना होगा। जियांग ली ने जाते हुए सु यूयुए को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सका। एक सदाबहार कुंवारे के रूप में इन मामलों से निपटना वाकई थकाऊ था। इस प्रयास के साथ वह 10 या 8 उन्नत युद्ध जनरल जानवरों को काट डालना पसंद करेगा, वह ज्यादा संतोषजनक होगा। छोड़ो, प्रकृति को अपना काम करने दो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने दिल की निराशा को बाहर निकाला और फिर अपने बिस्तर के पास रखी कुछ चीजों को देखा। बी ग्रेड मिश्र धातु युद्ध ब्लेड, बी ग्रेड मिश्र धातु युद्ध कवच, बी ग्रेड युद्ध कौशल थंडर एनिहिलेशन स्लैश का पहला भाग युक्त एक डिस्क। उसका दिल अधीरता से खुजला रहा था, वह तुरंत साधना शुरू करने के लिए बेताब था। तुरंत डिस्चार्ज प्रक्रियाएं पूरी करो और फिर कठोर प्रशिक्षण। साधना दृढ़ता पर जोर देती है। इस व्यवस्था के बावजूद जियांग ली एक बेकार व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो सिर्फ व्यवस्था पर निर्भर रहता हो। उसका हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि प्रतिभा के अलावा एक मजबूत व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज है हमेशा शिखर तक पहुंचने की मानसिकता। पता चला कि जियांग ली बहुत ज्यादा सोच रहा था, डिस्चार्ज होना इतनी जल्दी नहीं था। हालांकि उसका शरीर ठीक हो गया था, फिर भी कई जांचों और प्रक्रियाओं ने उसे सिरदर्द दे दिया। जब तक आखिरी परिणाम आया, अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। इस बार सु यूयुए नहीं आया, उसकी जगह ली वानहे उसे अस्पताल से लेने आया। कल से सु यूयुए चुपचाप कड़ी मेहनत कर रहा था, जियांग ली से बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था। छोटे वांग, छोटे सु, छोटे वेई, तुम्हारा जियांग अब जा रहा है। हम फिर मिलेंगे ट्रेनिंग कैंप में। गंजे मम्मी वांग दाओयुआन को देखकर जियांग ली बहुत अच्छे मूड में था। जब वह छुट्टी का इंतजार कर रहा था, तब जियांग ली ने उन तीनों को डू दिजू में फिर से बेरहमी से कुचल दिया था, जिससे तीनों, जो पहले डू दिजू में अपना विश्वास फिर से हासिल करना चाहते थे, चिल्ला उठे कि वह एक विकृत व्यक्ति है। बेहद प्रतिभाशाली होना एक बात थी, लेकिन डू दिजू का इतना घिनौना किरदार निभाना दूसरी बात। दरअसल जियांग ली खुद थोड़ा हैरान था, उसे लग रहा था कि उसकी सोच और समझ कहीं ज्यादा चुस्त लग रही है, और डू दिजू का किरदार निभाना बेहद मजेदार लग रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि ऐसा उसकी आत्मिक शक्ति के दुगने होने के कारण है। जहां तक ये सच है, उसे मार्शल आर्ट सीखने के बाद पता चल जाएगा। वांग दाओयुआन और बाकी दोनों ने जियांग ली को ऐसे विदा किया जैसे वह कोई प्लेग का देवता हो। हमारी तिकड़ी भी जल्द ही बाहर आ जाएगी, है ना? जियांग ली को पहले डिस्चार्ज होते देख वे तीनों भी थोड़े अधीर हो गए, लेकिन उनकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। हालांकि वे मम्मी की तरह लिपटे हुए लग रहे थे, लेकिन असल में वे सिर्फ ऊपरी जख्म थे। कुछ ही दिनों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सु जिंगचेन और वेई जिहांग ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा, जियांग गे चला गया, अब हम ओल्ड वांग को गालियां देना जारी रखेंगे। जियांग ली और ली वानहे होवर कार में बैठ गए। इस घटना के बाद ली वानहे और भी ज्यादा मेहनती हो गया। उसे ताकत का महत्व अच्छी तरह समझ आ गया था। अगर जियांग ली न होता तो वह उन कई छात्रों में से एक होता जो उस राक्षस के मुंह में मर गए। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझ पर आसक्त मत हो, मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जियांग ली ने ली वानहे की प्रशंसा भरी निगाहों को देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ली वानहे हंसे, बिना बोले। वह बस सोच रहे थे कि उनका अच्छा भाई कितनी जल्दी बदल गया है, एक प्रमुख व्यक्ति में बदल गया है जो पलक झपकते ही बैटल जनरल स्तर के दिग्गजों को धूल चटा सकता है। उन्हें याद आया कि जब चाचा झांग सेन का जिक्र युद्ध जनरल के रूप में हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था, जब मैं ली वानहे भविष्य में आगे बढ़ूंगा और चिल्लाऊंगा कि मेरा भाई एक युद्ध जनरल है, तो कितना बड़ा चेहरा होगा। उन्होंने इस दिन के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उन्हें कुछ अवास्तविक सा महसूस हो रहा था। ओह ठीक है ली गे, तुमने जो भी ग्रेड एनर्जी लिक्विड खरीदने को कहा था वह खरीद लिया गया है। ली वानहे ने अचानक अपना सिर थपथपाया और कहा, फिर एनर्जी लिक्विड की कई तैयार बोतलें निकालीं। जियांग ली की आंखें चमक उठीं। यह एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में उसने बहुत पहले सोचा था। जैसे ही उसे छुट्टी मिलेगी वह बैटल जनरल बनने की अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। इस समय उसकी जीवन शक्ति और रक्त 500 कैलोरी से ज्यादा हो चुका था और उसकी शुद्धता एक सामान्य बैटल जनरल के बराबर हो सकती थी। अब सफलता पाना एक स्वाभाविक प्रगति होगी।
दोनों ने कुछ देर बातें की और ली वानहे ने कक्षा में हुई घटनाओं के बारे में बात की। लेकिन जियांग ली कुछ हद तक मदहोशी में था। जिस क्षण से उसे जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में विशेष रूप से भर्ती किया गया था, वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा से दूर होता जा रहा था। आम छात्रों का स्कूली जीवन बहुत पहले जैसा लग रहा था। वानहे, कड़ी मेहनत करो। ली गे, मैं करूँगा। मैं भी चांगटियन शहर में ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। ली वानहे ने ज़ोर से सिर हिलाया। जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल चांगटियन शहर में था, जो 10 बड़े संघीय आधार शहरों में से एक था और जिसकी आबादी कई करोड़ थी। उसके पिछले जन्म में कुछ देशों में तो इतनी आबादी भी नहीं थी। सामुदायिक प्रवेश द्वार पर दोनों अलग हो गए और जियांग ली अधीरता से घर की ओर दौड़ा। शाम हो चुकी थी, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने परिचित बैठक कक्ष की ओर देखा, फिर कालीन पर बैठ गया। जियांग ली की हथेली में हल्के हरे रंग के द्रव की एक बोतल चुपचाप पड़ी थी। वह उसमें उमड़ती ऊर्जा को हल्के से महसूस कर सकता था। बी ग्रेड ऊर्जा द्रव, ये पूरे 1000 कैलोरी प्राण ऊर्जा और रक्त प्रदान कर सकता था। आमतौर पर इसका उपयोग युद्ध सेनापति स्तर और यहाँ तक कि युद्ध राजा स्तर की साधना के लिए किया जाता था। योद्धा स्तर के लिए इसका उपयोग करना व्यर्थ होता, लेकिन जियांग ली को डर नहीं था। उसके पास 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी। एक साधना सत्र उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। 20 कैलोरी तो बर्बादी जैसी कोई बात नहीं थी। खेती शुरू करो। जियांग ली ने बिना देर किए कुशलता से ऊर्जा द्रव अपने मुंह में डाल लिया। एक पल में धमाका, मानो एक गर्जना हुई। भयानक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ पड़ी और फूट पड़ी। जियांग ली के हाव भाव बदल गए। यह उसकी अपेक्षा से कहीं बढ़कर था। बी ग्रेड ऊर्जा द्रव में निहित ऊर्जा वास्तव में अतिरंजित थी। उसने तुरंत मानक मार्गदर्शक तकनीक की मुद्रा धारण कर ली। उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त कंपन करने और उबलने लगे, जैसे कोई वेल पानी निगलती है। ऊर्जा को अवशोषित कर उसे प्राण ऊर्जा और रक्त में परिवर्तित कर दिया। डिंग, आपने एक बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत आपने मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना 10,000 गुना कर ली है। आपकी प्राण ऊर्जा और रक्त में 20 कैलोरी की वृद्धि हुई है। डिंग, आपने एक बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत आपने मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना 10,000 गुना कर ली है। आपकी प्राण ऊर्जा और रक्त में 20 कैलोरी की वृद्धि हुई है। कैलोरी ... उसके कानों में तंत्र के संकेत लगातार आ रहे थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तंत्र जागृत होने के बाद से जियांग ली ने इतनी लंबी साधना की थी। 1 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार। जियांग ली की प्राणशक्ति और रक्त में तेजी से वृद्धि हुई। पहले तो उसे अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने एक के बाद एक मार्गदर्शक तकनीकों से ऊर्जा को आत्मसात किया, उसे और भी ज्यादा स्फूर्ति महसूस हुई। बिना किसी रोक टोक के भरपूर ऊर्जा के साथ साधना करने की यह अनुभूति, यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। इतना अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक, जियांग ली को रुकने में थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई। 25वीं बार जियांग ली की प्राणशक्ति और रक्त अंततः एक सीमा तक पहुंच गए। 1000 कैलोरी, ये जूनियर वॉर जनरल बनने की सभी ज़रूरतें पूरी कर चुका था। विशाल प्राणशक्ति और रक्त में पहले ही गुणात्मक परिवर्तन आ चुका था और शुद्धता और भी निखर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी से रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित करके प्राण ऊर्जा और रक्त को शुद्ध करना, लेकिन ये युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचने का केवल एक कदम था। युद्ध सेनापति स्तर पर प्राण ऊर्जा और रक्त के माध्यम से तात्विक गुणों के साथ शुरुआत में प्रतिध्वनित हो सकता है, जो कि कुंजी है। धमाका धमाका, विशाल प्राण ऊर्जा और रक्त प्रतिध्वनित हो रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अकथनीय शक्ति एकत्रित हो रही थी। ये कदम शुरू में जियांग ली के लिए थोड़ा कठिन रहा होगा, लेकिन अब दोहरी आत्मिक शक्ति के संवर्धन के तहत उसे लगा कि अपनी प्राण ऊर्जा और रक्त को तात्विक गुणों के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए कंपनित करना असाधारण रूप से आसान था। वह केवल एक ही प्रयास में प्रतिध्वनित करने में सफल रहा। डिंग, आपने अपनी प्राण ऊर्जा और रक्त का एक बार प्रतिध्वनित किया है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत आपने अपनी प्राण ऊर्जा और रक्त का 10,000 बार प्रतिध्वनित किया है। आपने सफलतापूर्वक वज्र गुण और अग्नि गुण के साथ प्रतिध्वनित किया है। जियांग ली ने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी से 2 प्रकार के गुणकण, बैंगनी और लाल, उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त में समाहित हो गए थे। दोहरे वज्र और अग्नि गुण, और दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक क्षमताओं वाले गुण हैं। अब से जब जियांग ली वज्र और अग्नि गुणों के युद्ध कौशल का उपयोग करेगा, तो उनकी शक्ति दूसरों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होगी। यही युद्ध सेनापति स्तर की असली ताकत थी। एक सामान्य योद्धा स्तर के लिए विभिन्न श्रेणियों में लड़ना काफी मुश्किल था, जब तक कि वे जियांग ली की तरह सभी पहलुओं में योद्धा स्तर की सीमाओं को पार न कर जाएं, यहाँ तक कि एक सामान्य युद्ध सेनापति से भी आगे बढ़कर एक बड़े क्षेत्र में दमन हासिल न कर लें। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पशु योद्धा सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कमजोर होते हैं।
भयंकर पशु वंशों के साथ उनके सम्मिलन के कारण वे जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही वे सम्मिलित वंश पर निर्भर होते हैं और उनकी ऊपरी सीमा सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे ही अंतिम गुणकण उनकी प्राण ऊर्जा और रक्त में एकीकृत हुआ, जियांग ली का आभामंडल अचानक उमड़ पड़ा। ये लगातार बैठक कक्ष में गर्जना करता रहा। जूनियर युद्ध सेनापति सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपार आनंद से भर गया। जियांग ली ने अपनी मुट्ठी को थोड़ा भींचा, अपने शरीर के भीतर अत्यधिक विस्फोटक शक्ति को महसूस किया जो पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। आखिरकार ताकत में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहले वह केवल 500 क्यूई और रक्त बिंदुओं वाला एक सीमा योद्धा था। अब न केवल उसकी क्यूई और रक्त की मात्रा दोगुनी हो गई है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी दोगुनी हो गई है। युद्ध सेनापति बनने की दहलीज को सफलतापूर्वक पार करने और गुणकणों को एकीकृत करने के बाद जियांग ली युद्ध तकनीकों का उपयोग किए बिना भी वज्र और अग्नि की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। हालांकि युद्ध सेनापति स्तर पर गुण शक्ति अभी भी कमजोर थी, इसलिए उसे अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए अभी भी संबंधित गुण युद्ध तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। जियांग ली को इसकी कोई चिंता नहीं थी। शक्तिशाली वज्र गुण युद्ध तकनीक थंडर एनिहिलेशन स्लैश के साथ उसकी शक्ति का प्रवर्धन असाधारण रूप से अतिरंजित होगा। लेकिन बाद में मुझे अग्नि गुण युद्ध तकनीकें भी खोजनी होंगी, अधिमानतः वे जिनमें वज्र और अग्नि दोनों गुण हों। उसने मन ही मन सोचा। अनजाने में उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। आधे महीने से भी कम समय में वह 60 क्यूई और रक्त के साथ एक अर्धयोद्धा से एक जूनियर युद्ध जनरल बनने में सफल रहा। ये गति वाकई अद्भुत थी। अगर दूसरों को पता चलता तो वे निश्चित रूप से आश्चर्य से चिल्ला उठते। जियांग ली को लगा कि अब बस एक हल्के से मुंह के यालात से ही वह अपने पूर्व रूप को कुचल सकता है। अगर उसका सामना ली जोंग से दोबारा होता तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह 3 बार में ली जोंग को नहीं मार सकता तो जियांग ली को लगा कि वह अपना सिर टोफू के टुकड़े से टकराकर मर जाएगा। अपनी प्रगति से प्रसन्न होकर वह हंसी से लोटपोट हो गया। शिखर की ओर लगातार बढ़ते जाने के एहसास ने जियांग ली को मदहोश कर दिया। सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर अच्छा लगा। प्रतिभाशाली लोगों को दृढ़ता बनाए रखना इसलिए आसान लगता है क्योंकि उन्हें थोड़े से प्रयास से प्रतिक्रिया मिल जाती है। जियांग ली के मन में एक एहसास कौंधा। अपनी बढ़ती ताकत का कुछ देर तक अनुभव करने के बाद जियांग ली ने तुरंत अपने बिखरे हुए विचारों को रोक दिया। बी ग्रेड ऊर्जा द्रव की आधी ऊर्जा अभी भी बाकी थी और लोहा गर्म रहते हुए उस पर वार न करना और उसे अभी पचाना बेकार होगा। ये सोचते हुए उसने एक बार फिर मार्गदर्शक तकनीक की मुद्रा धारण कर ली। डिंग, तुमने एक बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत तुमने 10,000 बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। तुम्हारी ची और रक्त में 20 अंक की वृद्धि हुई है। उसके कानों में फिर से जानी पहचानी आवाज गूंजी और जियांग ली ने खुद को साधना में डुबो दिया, अपने शरीर की बढ़ती शक्ति का आनंद लेते हुए। डिंग, तुमने एक बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत तुमने 10,000 बार मानक मार्गदर्शक तकनीक की साधना की है। तुम्हारी ची और रक्त में 20 अंक की वृद्धि हुई है। अंतिम संकेत के साथ ये साधना सत्र अंततः समाप्त हो गया। इस समय तक रात गहरा चुकी थी। आवासीय क्षेत्र में सन्नाटा था, केवल कभी कभार छिटपुट म्याऊं की आवाज आ रही थी। जियांग ली उठा और अपने विशाल ची और रक्त को महसूस करते हुए, जो 1500 अंकों तक पहुंच गया था, अपने शरीर में खिंचाव महसूस किया। जब उसने मुक्का मारा तो बिजली और आग की हल्की चिंगारियां बिखरीं। सिर्फ रेजिंग बुलफिस्ट का इस्तेमाल करते हुए भी वह बिजली और आग में लिपटी हुई थी और उसमें भयानक शक्ति थी। अगर वह बेनलेई ब्लेड तकनीक या थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग को हिला देती। जैसे जैसे जियांग ली ने इसे अपनाया, उफनती हुई ची और रक्त तेजी से तरल होते गए और जल्द ही सुस्ती का एहसास गायब हो गया और उसे चलाना उतना ही आसान हो गया जितना कि एक हाथ। जियांग ली की आंखें खुशी से भर गईं, लेकिन तुरंत ही उसने भौहें चढ़ा लीं। हालांकि यह साधना सत्र फलदायी था, लेकिन उसे एक नई समस्या का भी पता चला। जियांग ली ने इस बार भी बी ग्रेड ऊर्जा द्रव को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, लेकिन अंत में उसे स्पष्ट रूप से तनाव का एहसास हुआ। पूरी साधना आधे दिन तक चली और प्रत्येक मार्गदर्शक तकनीक सत्र उसकी ची और रक्त को केवल 20 अंक ही बढ़ा सका। इसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए मार्गदर्शक तकनीक साधना के पूरे 50 सत्र लगे। अभी तो ठीक था, लेकिन भविष्य का क्या? अगर भविष्य में उसे इस स्तर का ऊर्जा द्रव या यहाँ तक कि इस स्तर का ऊर्जा द्रव ग्रहण करना पड़े तो क्या होगा? क्या इसके लिए मार्गदर्शक तकनीक के 500 या 5000 सत्रों की आवश्यकता नहीं होगी? ये स्पष्ट रूप से असंभव था। बिना आराम के लगातार मार्गदर्शक तकनीक का इतने बार अभ्यास करना असंभव था, जिससे अनिवार्य रूप से बहुत अधिक अपव्यय होता। फिर जियांग ली की सफलताओं की लागत बहुत बढ़ जाती। जिस सफलता के लिए पहले एक बोतल ऊर्जा द्रव की आवश्यकता होती थी, भविष्य में उसे कई बोतलों की आवश्यकता पड़ सकती थी। जियांग ली को एक ही बार में ऊर्जा द्रव ग्रहण करना पड़ा।
उसकी मूल अस्थि क्षमता की समस्या के कारण उसकी ऊर्जा रूपांतरण दर या धारण दर बहुत कम थी। कुछ प्रतिभाशाली लोग ऊर्जा द्रव की एक बोतल पीने के बाद ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक दिन बाद भी आधी या उससे भी अधिक ऊर्जा उनके शरीर में बनी रहे और बाद की मार्गदर्शक तकनीक साधना के दौरान इसे धीरे धीरे पचा सकें। लेकिन जियांग ली के लिए अगर वह एक बोतल पी लेता तो 10% बच जाता तो अच्छा होता। वह ऊर्जा द्रव को कई खुराकों में भी नहीं बांट सकता था, क्योंकि एक बार खुल जाने पर द्रव में मौजूद ऊर्जा धीरे धीरे दुनिया में फैल जाती। 2 उपाय, जियांग ली ने सोचा। या तो मेरी योग्यता में सुधार करूं, लेकिन यह एक दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाला अवसर है। कोई भी दिव्य खजाना जो योग्यता में सुधार कर सकता है वह विश्वसनीय रूप से कीमती है, कम से कम इस स्तर या उससे ऊपर, जो फिलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर एक ही उपाय बचा है, एक अधिक कुशल मार्गदर्शन तकनीक प्राप्त करो। जियांग ली की आंखों में एक चमक आ गई। जिस मानक मार्गदर्शन तकनीक का उसने अभ्यास किया था उसका इस्तेमाल संघ द्वारा आमतौर पर किया जाता था। हालांकि यह प्रभावी थी, लेकिन इसकी तुलना कुछ अधिक शक्तिशाली मार्गदर्शन तकनीकों से नहीं की जा सकती थी। कुछ कुलीन प्रतिभाशाली लोग हाई स्कूल में बैटल जनरल स्तर या उससे भी ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच पाए? अधिक कुशल मार्गदर्शन तकनीकें एक महत्वपूर्ण कारण थीं, और विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शन तकनीकें भी ज़्यादा मजबूत होती थीं। ये भी एक वजह थी कि लोग मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों, खासकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि वे मार्शल आर्ट के व्यापक भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण शिविर। मैं देख सकता हूं कि क्या मुझे वहां बेहतर मार्गदर्शन तकनीक मिल सकती है। अगर नहीं, तो मुझे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने तक इंतजार करना होगा। जियांग ली ने अपनी योजनाएं बना लीं। फिलहाल उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसके पास पर्याप्त समय था। आखिरकार वह अभी भी जानवान क्षेत्र से बहुत दूर था और उसे अभी ए लेवल ऊर्जा द्रव को अवशोषित करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से उस विचार को एक तरफ रख दिया। जियांग ली ने अपनी ची और रक्त में निहित गुण शक्ति को ध्यान से महसूस किया। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर थी, फिर भी उसने अपना प्रारंभिक रूप धारण कर लिया था। युद्ध महाक्षेत्र में साधना केवल ची और रक्त की शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि दुनिया के गुण कणों को लगातार अपनी ची और रक्त में महसूस करने और एकीकृत करने के बारे में भी थी। वरना अगर यह केवल ची और रक्त में वृद्धि के बारे में होता तो जानवान क्षेत्र में प्रवेश करना इतना मुश्किल नहीं होता। सौभाग्य से जियांग ली को डर नहीं लगा। उसकी आत्मिक शक्ति, जो सामान्य लोगों से दोगुनी थी, ने उसे गुणकणों को महसूस करने में एक स्वाभाविक लाभ दिया। इसके अलावा वह अपनी आत्मिक शक्ति को और बढ़ा सकता था। जियांग ली की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक। ये स्वर्ग विरोधी गुप्त तकनीक, जिसे उसने उस अज्ञात महान साधना जगत में कभी देखा भी नहीं था, अंततः साधना की जा सकी। हालांकि रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने मन में आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक को ध्यान से समझा। इस गुप्त तकनीक में मन में एक स्वर्गीय सीढ़ी की कल्पना करना शामिल था और उसका आत्मिक शरीर लगातार उस पर चढ़ता रहता था। हर बार जब वह स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ता तो उसे एक साधना सत्र माना जाता था और इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा का अभ्यास होता था। जब वह आरोहण द्वार के अगले स्तर पर सफलतापूर्वक पहुंच जाता तो कल्पना की गई स्वर्गीय सीढ़ी और भी कठिन होती जाती। ये प्रक्रिया अंतहीन थी, इसीलिए कहा जाता था कि आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से जब तक किसी के पास पर्याप्त समय हो, वह अपनी आत्मिक शक्ति को अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर तक बढ़ा सकता है। इसे समझने के बाद जियांग ली की आंखें विस्मय से भर गईं और वह गुप्त तकनीक के रचयिता के शानदार विचार से स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक बनाई, वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ रहा होगा जो नश्वर संसार को देखता था। जियांग ली को हल्का सा आभास हुआ कि यह गुप्त तकनीक उसके माता पिता ने नहीं छोड़ी थी। रक्त नदी की दुनिया और तियानमेन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तियानमेन के पीछे की दुनिया वह नहीं थी जहां मेरे माता पिता ने मुझे मार्गदर्शन दिया था? उसका हृदय संदेह और जिज्ञासा से भर गया, मानो कोई बिल्ली खुजला रही हो। छोड़ो, मुझे भविष्य में तियानमेन को खोलने पर पता चल जाएगा। जियांग ली ने अपने विचारों को दबा दिया और आरोहण द्वार गुप्त तकनीक की अपनी पहली साधना शुरू कर दी। आरोहण द्वार गुप्त तकनीक के मंत्रोच्चार के बाद जियांग ली ने एक सुनहरी स्वर्गीय सीढ़ी की कल्पना की, जिस पर गहन रहस्य तैर रहे थे। उसका आत्मिक शरीर उस पर चल रहा था। चलना उतना मुश्किल नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। जियांग ली को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक पल में वह साधना का एक चक्र पूरा करते हुए स्वर्गीय सीढ़ी के शिखर पर पहुंच गया। डिंग, तुमने आरोहण द्वार गुप्त तकनीक के प्रारंभिक अध्याय की एक बार साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत तुमने आरोहण द्वार गुप्त तकनीक के प्रारंभिक अध्याय की 10,000 बार साधना की है। तुम्हारी आरोहण द्वार गुप्त तकनीक पहले स्तर तक पहुंच गई है। हे भगवान, मैं तो बस यूं ही पहले स्तर पर सफल हो गया। जियांग ली थोड़ा स्तब्ध रह गया।
क्या ऐसा हो सकता है कि वह आत्मिक साधना में अद्वितीय प्रतिभावान हो? 10,000 में एक। गुप्त तकनीक में दिए गए विवरण के अनुसार आत्मा साधना अत्यंत कठिन होनी चाहिए, यहाँ तक कि पहले स्तर की साधना भी इतनी जल्दी सफलतापूर्वक नहीं हो सकती। लेकिन जल्द ही वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। उसे कारण समझ आ गया। यह उसकी आत्मिक शक्ति से संबंधित निकला। आरोहण द्वार गुप्त तकनीक आत्मिक शक्ति की साधना करती है। केवल स्वर्गीय सीढ़ी के संगत स्तरों का ही संगत शक्ति वाली आत्माओं पर साधना प्रभाव पड़ेगा। एक औसत व्यक्ति की आत्मिक शक्ति एक होती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले स्तर से साधना शुरू करनी होगी। हालांकि सुनहरी रोशनी की वर्षा के कारण जियांग ली की आत्मिक शक्ति पहले से ही 2 थी, इसलिए पहले स्तर की साधना स्वाभाविक रूप से आसानी से सफलतापूर्वक हो गई। तो ऐसा ही है, ये शुरू से ही एक गलतफहमी थी। जियांग ली अवाक रह गया। उसे लगभग लगा कि वह एक आत्मिक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मूल कारण जानना ही पर्याप्त था। अपनी 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली के साथ वह किसी भी विलक्षण प्रतिभा से कमतर नहीं होगा। अपने मन को शांत करते हुए जियांग ली ने आरोहण द्वार के दूसरे स्तर की साधना शुरू की। उसके मन में सुनहरी स्वर्गीय सीढ़ी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार स्वर्गीय सीढ़ी काफी भव्य और दमन की भावना से भरी हुई थी। जियांग ली का आत्मिक शरीर उस पर चल पड़ा। तुरंत उसे भारी कठिनाई का अनुभव हुआ। उसके हर कदम पर उसकी आत्मा के टूटने का एहसास होता था, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो जाती थी और इस प्रक्रिया में जियांग ली की आत्मा लगातार मजबूत होती जाती थी। क्या अद्भुत और विस्मयकारी गुप्त तकनीक है! जियांग ली जितना अधिक साधना करता, उतना ही उसे इस गुप्त तकनीक की भयानक शक्ति का एहसास होता। उसका आत्मिक शरीर पीड़ा में स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ गया। एक पल में सुनहरी प्रकाश वर्षा के धागे उसकी आत्मा की गहराई में विलीन हो गए और उसकी आत्मिक शक्ति तुरंत एक छोटे से अंतर से बढ़ गई। डिंग! आपने आरोहण द्वार गुप्त तकनीक के पहले स्तर की एक बार साधना की है। 10,000 गुना प्रवर्धन के तहत आपने आरोहण द्वार गुप्त तकनीक के पहले स्तर की 10,000 बार साधना की है। आपकी आत्मिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है। जियांग ली ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आश्चर्य था। सिर्फ एक साधना सत्र में और उसकी आत्मिक शक्ति में इतना महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी प्राण ऊर्जा की शुद्धता में एक और छोटा सा अंतर आ गया था और उसके शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा गर्जना कर रही थी, मानो किसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन से गुजर रही हो। जियांग ली ने अनुमान लगाया, इस गति से भविष्य में एक दिन उसके पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा किसी प्रकार के दिव्य रक्त में भी परिवर्तित हो सकती है। आंखें बंद करते हुए जियांग ली साधना जारी रखने ही वाला था, लेकिन तुरंत ही उसके मन में एक तेज चुभन भरी पीड़ा उठी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को चीर दिया जा रहा हो। जियांग ली को एक एहसास हुआ, इस गुप्त तकनीक की साधना अभी दिन में केवल एक बार ही की जा सकती थी। भविष्य में उसकी आत्मा के और अधिक शक्तिशाली होने पर ही इसे कई बार किया जा सकता था। वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि एक अद्वितीय गुप्त तकनीक से अपेक्षित है, साधना की कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। एक त्वरित गणना से पता चला कि वर्तमान 10,000 गुना प्रवर्धन प्रगति के साथ भी जियांग ली को दूसरे स्तर तक पहुंचने में आधे से 1 महीने का समय लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वे शायद अपने पूरे जीवन में दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सौभाग्य से मेरे पास 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली है। जियांग ली मन ही मन खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, अन्यथा ऐसी अद्भुत गुप्त तकनीक प्राप्त करने के बाद केवल एक स्तर की साधना में दशकों या एक सदी लगाना एक स्वर्गीय खजाने की पूरी तरह से बर्बादी होगी। यह इस गुप्त तकनीक की असली शक्ति को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करेगा। वास्तव में जियांग ली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चाहे वह कितना भी महान प्रतिभाशाली क्यों न हो, आरोहण द्वार की साधना एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं थी। यह एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी जो पूरी तरह से दृढ़ता और समय पर निर्भर करती थी। निरंतर प्रयास और पर्याप्त समय के बिना कोई भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। ये कहा जा सकता है कि जियांग ली इस गुप्त तकनीक के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति थे। अब से आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक को दैनिक आवश्यक साधना सामग्री के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जियांग ली हमेशा अपने कार्यों में दृढ़ रहे थे। उनके मन में एक विचार कौंधा और वे धीरे धीरे गहरी नींद में सो गए। युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचने और आरोहण द्वार की साधना करने के बाद उनकी आत्मा बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन जियांग ली दोपहर तक नहीं जागे। उनकी हालत फिर से चरम पर पहुंच गई थी। अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए वह अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट था। जियांग ली को जियांगन मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल द्वारा विशेष रूप से भर्ती किया गया था और अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अब स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगले कुछ दिनों में मैं अपना सारा ध्यान थंडर एनिहिलेशन स्लैश की साधना पर केंद्रित करूंगा। फिर मैं कोच वू वेई से अंशकालिक कोचिंग पद के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं विशेष प्रशिक्षण शिविर में जाने की तैयारी कर सकता हूं।
जियांग ली ने तवे पर तले हुए जानवर के मांस का एक टुकड़ा निगल लिया। उसके मन में विचार घूम रहे थे। पिछली रिपोर्ट से 10 लाख संघीय मुद्रा का इनाम भी आ गया था। अब जियांग ली के दैनिक भोजन में कम से कम 2 ग्रेड का सुधार हुआ था। वह पर्याप्त ऊर्जा खपत की पूर्ति कर सकता था। खाना खत्म करने के बाद जियांग ली ने अपना बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड उठाया और बाहर निकल गया। इस बार उसे एक और भी सुनसान कारखाना मिला। उसे डर था कि पाक में उसकी साधना से होने वाला शोर शराबा ज्यादा बढ़ जाएगा। आखिरकार अब वह बैटल जनरल स्तर का हो गया था और शक्तिशाली बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश की साधना कर रहा था। थंडर एनिहिलेशन स्लैश की साधना में जल्दबाजी किए बिना जियांग ली ने बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड को थामा और उसमें प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा के सहज प्रवाह को महसूस किया, जो सी ग्रेड बैटल ब्लेड से बिल्कुल अतुलनीय था। वह तीक्ष्णता, एक सांस भरकर बाल काटना आसान था। क्या बढ़िया ब्लेड है, उसने मन ही मन प्रशंसा की। लंबे ब्लेड को ऐसे चलाया जैसे वह उसकी बांह का ही एक हिस्सा हो और बैंगनी ब्लेड की रोशनी की धारियां चमकने लगीं। जियांग ली की ब्लेड तकनीकों में वर्तमान महारत के साथ बेनलेई ब्लेड तकनीक और थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश के बीच पहले से ही आसानी से अदला बदली की जा सकती थी। उस सुनसान कारखाने में बिना कुछ छुपाए जियांग ली ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर ब्लेड के वार से एक ध्वनि धमाका होता था और उसकी ताकत बेहद भयानक थी। रेत और पत्थर उड़ रहे थे और ब्लेड की गर्जना हवा में गूंज रही थी। कई फीट लंबी ब्लेड के निशान जमीन में धंस गए थे और सफ़ेद निशान हवा में लटके हुए थे, जो बहुत देर तक नहीं छटे। कितना रोमांचक! जियांग ली जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। अपनी चोटों के ठीक होने के बाद ये पहली बार था जब उसने पूरी ताकत लगाई थी और इससे उसे अविश्वसनीय रूप से ताजगी महसूस हुई। और उसने सोचा कि क्या यह उसकी कल्पना थी। जब उसकी आत्मा मजबूत हो गई तो उसे युद्ध कौशल का इस्तेमाल करना और भी आसान लगने लगा और उसे सूक्ष्म रूप से पूर्णता का एहसास हुआ। हर बार जब वह ब्लेड घुमाता तो ये पूरी कुशलता से होता, जिससे उसके दिल का उत्साह पूरी तरह से बाहर निकल आता। वार्म अप के बाद जियांग ली ने तुरंत ही नए अर्जित बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश के पहले भाग की साधना शुरू कर दी। घर से निकलने से पहले उसने डिस्क को कई बार ध्यान से देखा था और इस कॉम्बैट स्किल के प्रारंभिक स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। देखता हूं कि क्या मेरी आत्मा के मजबूत होने के बाद कॉम्बैट स्किल्स की साधना वाकई तेज हो जाती है। कॉम्बैट स्किल डिस्क देखते हुए जियांग ली ने पहले ही यह अनुभूति महसूस कर ली थी। उसकी प्रारंभिक समझ बढ़ गई थी और उसकी सोच और भी तेज हो गई थी। एक उदाहरण से निष्कर्ष निकालना बिल्कुल आसान था और अब उसे यह सत्यापित करना था कि क्या यह सचमुच सच है। अगर यह सच साबित हुआ और 10,000 गुना प्रवर्धन प्रभाव के साथ बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल्स के साथ भी वह जल्दी से पूर्ण क्षेत्र तक साधना कर सकता था। जियांग ली स्थिर खड़ा रहा और अपने मन में थंडर एनिहिलेशन स्लैश को समझने लगा। बी ग्रेड युद्ध कौशल एक ऐतिहासिक मोड़ है जो धीरे धीरे कलात्मक अवधारणा के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। युद्ध कौशल आमतौर पर 5 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं: शुरुआती, कुशल, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और पूर्ण। हालांकि ए श्रेणी के युद्ध कौशल और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल का एक और भी ऊंचा क्षेत्र होता है: कलात्मक अवधारणा का स्तर। एसएस ग्रेड युद्ध कौशल से अलग किए गए पहले भाग की तरह थंडर एनिहिलेशन स्लैश हालांकि केवल बी ग्रेड का है, कलात्मक अवधारणा का एक संकेत भी देगा। एक बार सिद्ध हो जाने पर इसकी शक्ति सामान्य बी ग्रेड युद्ध कौशल से कहीं अधिक प्रबल होगी। तथाकथित थंडर एनिहिलेशन कृपाण के भीतर के प्रबल इरादे को ले लेता है। कृपाण वज्र की तरह है, सब कुछ नष्ट कर देता है। जियांग ली का मन लगातार समझ रहा था, उसके विचार अविश्वसनीय रूप से चुस्त थे। उसी समय जियांग ली के हाथ में युद्ध कृपाण से बैंगनी बिजली चमक उठी। ये वह कृपाण प्रकाश नहीं था जो बिजली जैसा दिखता था जब उसने पहले बेनलेई ब्लेड तकनीक और अन्य युद्ध कौशल का उपयोग किया था, बल्कि असली वास्तविक बिजली थी। युद्ध जनरल स्तर पर पहुंचने के बाद रक्त की अनुनाद गुण शक्ति का यह दुर्जय पहलू था। फाड़! एक ही झटके में बिजली फैल गई, हवा को चीरती हुई। जियांग ली के कृपाण के झटके धीमे थे, फिर भी उनमें एक अविश्वसनीय रूप से भयानक गति थी। बस उसे छूकर उसने थंडर एनिहिलेशन स्लैश की सही साधना विधि को स्पष्ट रूप से समझ लिया। उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ने से पहले यह असंभव था। वास्तव में मेरी समझ और मजबूत हो गई है। जियांग ली बहुत खुश हुआ। उसकी ब्लेड तकनीक लगातार परिष्कृत होती गई। प्रत्येक झटके ने अपनी प्रबल शक्ति को अपने चरम पर प्रकट किया। ड्रैगन की तरह कृपाण क्यू, एक असली थंडर ड्रैगन। ये थंडर एनिहिलेशन स्लैश की अंतिम चाल थी। थंडर ड्रैगन ब्रेक, ये पहले भाग का सबसे जरूरी मूव भी था। धमाका! जियांग ली की रक्त क्यू उमड़ पड़ी और उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी बिजली भी चमक उठी। इस समय अग्निगुण पूरी तरह से बिजली गुण द्वारा दबा दिया गया था। जियांग ली को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने जो थंडर ड्रैगन सेबर क्यूई छोड़ा था, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया और आगे खाली पड़ी फैक्ट्री की इमारतों से लगातार टकरा रहा था।
गड़गड़ाहट। एक पल में इमारतों का वह पूरा हिस्सा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। कितनी भयानक शक्ति! जियांग ली चौंक गया, उसके बाद उत्साह भी। यह अभी शुरुआती चरण में ही है, फिर भी इसमें इतनी भयानक शक्ति है, लगभग एक बड़ी उपलब्धि, थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश के बराबर। एसएस ग्रेड कॉम्बैट स्किल से अलग किए गए एक शक्तिशाली कॉम्बैट स्किल से जैसी उम्मीद थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह इस कॉम्बैट स्किल को बड़ी उपलब्धि या यहाँ तक कि पूर्ण क्षेत्र तक विकसित कर लेता तो इसमें कितनी भयानक शक्ति होती। थंडर ड्रैगन ब्रेक, ये परम कौशल, जियांग ली का सबसे भयानक मारक मूव, उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता बनने वाला था। मेरी समझ में वृद्धि के साथ मैं कम से कम विशेष प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले थंडर एनिहिलेशन स्लैश को बड़ी उपलब्धि या यहाँ तक कि पूर्ण तक विकसित कर सकता हूँ। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ वास्तव में मजबूत हो गई है, जियांग ली ने सभी विचलित करने वाले विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया और खुद को कृपाण तकनीकों की दुनिया में डुबो दिया। उसे कृपाण तकनीकों से अनोखा लगाव था। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। परित्यक्त कारखाना। हवा में लगातार गर्जना करती युद्धक तलवार की आवाज आ रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन एकमात्र चीज जो स्थिर थी वह थी लगातार पसीना बहाती काली आकृति। जियांग ली की काली प्रशिक्षण पोशाक पहले से ही पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन परिणाम भी उतने ही उल्लेखनीय थे। उसके कान में कभी कभार आने वाले सिस्टम संकेतों ने उसे साधना के लिए और भी प्रेरित कर दिया। डिंग, आपने बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश को 10 बार साधना किया है। 10,000 गुना प्रवर्धन के साथ आपने बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश को 1,00,000 बार साधना किया है। आपका थंडर एनिहिलेशन स्लैश प्रवीणता के क्षेत्र में पहुंच गया है। डिंग, आपने बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश को 50 बार साधना किया है। 10,000 गुना प्रवर्धन के साथ आपने बी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थंडर एनिहिलेशन स्लैश को 5,00,000 बार विकसित किया है। आपका थंडर एनिहिलेशन स्लैश लघु सिद्धि क्षेत्र में पहुंच गया है। 10,000 गुना प्रवर्धन के बाद थंडर एनिहिलेशन स्लैश के पूरे 60 दोहराव का मतलब था कुल 6,00,000 दोहराव। जियांग ली ने इसे सफलतापूर्वक लघु सिद्धि क्षेत्र तक विकसित किया, और थंडर ड्रैगन ब्रेक चाल आधिकारिक तौर पर उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता बन गई। उसे पूरा विश्वास था कि वह न केवल उन्नत युद्ध जनरलों से बल्कि शिखर युद्ध जनरलों से भी मुकाबला कर सकता है। बेशक यह मानते हुए कि वे सामान्य व्यक्ति थे जिनकी प्रतिभा सभी पहलुओं में औसत थी और जो पूरी तरह से समय संचय पर निर्भर थे। अगर वे प्रतिभाशाली भी थे तो विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इस समय फिर से आधी रात होने वाली थी। जियांग ली पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। थंडर एनिहिलेशन स्लैश को एक बार भी विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पिछले थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश से कहीं ज्यादा थी। थंडर एनिहिलेशन स्लैश के सिर्फ 60 दोहराव ने उसे उसकी सीमा के करीब पहुंचा दिया था। अगर वह बाहर आने से पहले पर्याप्त सूखा राशन नहीं लाया होता तो वह बहुत पहले ही भूख से बेहोश हो गया होता। युद्ध कौशल विकसित करने के लिए शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती थी। विद्वानों के लिए गरीबी, मार्शल कलाकारों के लिए धन, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर मेरी समझ में सुधार नहीं हुआ होता तो शायद मैं अब तक केवल प्रवीणता के क्षेत्र के करीब ही पहुंच पाता। इस थंडर एनिहिलेशन स्लैश को विकसित करना वाकई मुश्किल है। जियांग ली ने अपने शरीर से पसीना पोंछा और भावुक होकर आह भरी। इसकी कठिनाई सामान्य बी ग्रेड युद्ध कौशल से कहीं ज्यादा थी। हालांकि इस मौजूदा गति से मैं निश्चित रूप से 2 दिनों के भीतर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता हूं, और विशेष प्रशिक्षण शिविर खुलने तक मैं आदर्श क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य भी रख सकता हूं। जियांग ली का हृदय उत्साह से भर गया। वह अपनी प्रगति से बहुत संतुष्ट था, जो सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी तेज ही नहीं थी। अचानक उसने अपना सिर थपथपाया। उसे याद आया कि वह अपनी अंशकालिक कोचिंग नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कैंग संप्रदाय की शाखा में जाना भूल गया था। वह साधना में इतना तल्लीन था कि वह ये बात भी भूल गया था। जियांग ली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और हंसा। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह सबसे पहले वहां जाऊंगा। मैं उन कुछ दिनों से नहीं गया था जब मैं अस्पताल में भर्ती था, इसलिए मेंग चांगमिंग और बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अस्पताल में हूं। उस दिन मेंग चांगमिंग और बाकी लोगों के हाव भाव याद आ रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, अपना सामान समेटा और जियांग ली भाग गया। उसका ताफैंग अविश्वसनीय रूप से तेज था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। ये गति युद्ध कौशल थोड़ा पुराना हो गया है, केवल डी ग्रेड का। जब मैं प्रशिक्षण शिविर में पहुंचूंगा तो मुझे एक मजबूत गति तकनीक खोजने को प्राथमिकता देनी होगी। 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली के साथ जियांग ली कोई कमजोरी नहीं रखना चाहता था। एक षटभुज योद्धा, वह एक गोलाकार योद्धा बनना चाहता था। उसकी योजना के अनुसार इन सब का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होना था। जल्दी मत करो, तुम्हें एक बार में एक ही निवाला खाना है।
जियांग ली जल्दी से घर लौट आया, अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी थकान के बावजूद आरोहण द्वार की गुप्त तकनीक की साधना करने लगा। यह एक दैनिक अनिवार्य अभ्यास था और इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे जियांग ली लगन से साधना कर रहा था। नान्हे शहर की एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक भयंकर दिखने वाली अंधी आकृति पालथी मारकर बैठी थी, जिसके चारों ओर बिखरे हुए अज्ञात मानव जैसे कंकाल थे जो बेहद भयानक लग रहे थे। हालांकि यह एक अधूरी इमारत थी, लेकिन यह एक मकबरे जैसी लग रही थी। नान्हे शहर की करोड़ों की आबादी के साथ कुछ लोगों का गायब होना असामान्य नहीं था। जियाओ सेन, अंधे व्यक्ति ने अपनी एक आंख खोलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसकी हरी राक्षसी पुतली दर्द से भर गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि झांग शियातन था, जो उस समय प्रवर्तन ब्यूरो से भाग निकला था। हालांकि उसने अपनी एक आंख और गंभीर चोटों की कीमत चुकाई, फिर भी वह अंततः प्रवर्तन ब्यूरो के पीछा से बच निकला और इस अधूरी इमारत में छिप गया। और किसी अज्ञात कारण से उसकी चोटें न केवल ठीक हो गईं, बल्कि वह और भी आगे बढ़ गया, ली जोंग से भी ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि वह पहले ही एक उन्नत युद्ध जनरल के पद तक पहुंच चुका था। मुझे बदला चाहिए, झांग शियातन ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो अमानवीय लग रही थी, दर्द और पागलपन से भरी हुई। शियाओ सेन की मौत के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से अंधकार में हो गई। उस खूनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद उसके मन में बदले की भावना ही भर गई। लेकिन एक साधारण युद्ध सेनापति स्तर का पशु योद्धा नान्हे शहर के पूरे प्रवर्तन ब्यूरो तंत्र से कैसे मुकाबला कर सकता था? अपनी जान बचाकर भाग निकलना ही उसके भाग्य और ताकत दोनों का प्रमाण था। और बदले की बात, वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। झांग शियातन की पुतलियां पागलपन से भर गई थीं। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह कांप उठा और 10,000 पशु संप्रदाय का आंतरिक संपर्क नंबर डायल किया। प्रभु झाओ लियान, मैं हूं झांग शियातन। जंगल क्षेत्र के भीतर 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर धुंध में लिपटे कई शक्तिशाली और खूंखार जानवर कभी कभी दहाड़ते थे। शिखर पर आधुनिक तकनीकी प्रतिभा से भरपूर एक विशाल अड्डा था। झाओ लियान एक ऊर्जा पॉड में डूबा हुआ था, जो एक अज्ञात हरे तरल से भरा था, जिसमें से कभी कभी उबलते बुलबुले निकलते थे। झाओ लियान का चेहरा बेतहाशा दर्द से भर गया था, लेकिन उसने बिना आवाज किए उसे सहन किया। सिकोंग यांग की तलवार ने लगभग उसकी जान ले ली थी, और भागने की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने और अपने मूल को जलाने के साथ इस शाखा अड्डे पर लौटने के बाद वह लगभग वहीं मर गया था। सौभाग्य से इतने दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद वह आखिरकार काफी बेहतर हो गया था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर बैंगनी रंग के जानवर के पैटर्न में एक रोशनी चमक उठी। झांग शियातियान, तुम कुत्ते, क्या तुम अब भी मुझसे संपर्क करने की हिम्मत रखते हो? झाओ लियान गुस्से से भर गया। वह ऊर्जा फलक से बाहर निकला और एक युद्ध कवच स्वतः ही उसके शरीर पर उड़ाया, जिसने उसके मांसल शरीर को ढक दिया। हालांकि मूल अभियान असफल होना तय था, लेकिन परीक्षार्थियों का वध करने वाला हिस्सा असफल होने के लिए जरूरी नहीं था। अगर झांग शियातन ने अंतिम शिकार अभियान चलाया होता तो वह ली जोंग से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता। कितना अफसोस की बात है। योजना के क्रियान्वयन की पूर्व संध्या पर झांग शियातन को प्रवर्तन ब्यूरो ने पकड़ लिया, जिससे ली जोंग को अंतिम समय में उसकी जगह लेनी पड़ी। झाओ लियान ने स्वाभाविक रूप से झांग शियातन को दोषी ठहराया। बेकार, क्या तुमने अब भी मुझसे संपर्क करने की हिम्मत की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरी अवज्ञा कर सकते हो क्योंकि तुम उन्नत युद्ध जनरल तक पहुंच गए हो? झाओ लियान ने वीडियो में ऊपर से झांग शियातन को देखा। उसकी आंखें रक्तपिपासा और बर्बरता से भरी हुई थीं। काश वह अपने सामने झांग शियातन को टुकड़े टुकड़े कर देता। झांग शियातन एक घुटने के बल बैठ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह झाओ लियान की क्रूरता को सबसे अच्छी तरह जानता था। इस बार जब उसने झाओ लियान से दोबारा संपर्क किया तो वह मरने के लिए तैयार था। उसे अपना बदला लेने के लिए 10,000 जानवरों के संप्रदाय की शक्ति की जरूरत थी। प्रभु, 10,000 जानवरों के दूतों, आपके अधीनस्थ की हिम्मत नहीं होगी। झांग शियातन ने दांत पीसते हुए कहा। उस दिन आपके अधीनस्थ पर एक घात लगाकर हमला हुआ, जिसने आपके स्वामी की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। आपके अधीनस्थ को आपके स्वामी से क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं है, केवल मृत्यु की भीख मांगनी है। लेकिन मुझे आशा है कि आपके स्वामी मुझे आखिरी बार काम आने देंगे और फिर आपके स्वामी मुझे आपकी इच्छानुसार दंड देंगे। 10,000 पशु संप्रदाय की सजा, जो मौत से भी बदतर थी, के विचार से झांग शियातन कांप उठा, लेकिन उसकी एक आंख दृढ़ संकल्प से भरी थी। वह बदला लेना चाहता था। अपनी मृत्यु से पहले झांग सेन का रूप उसके मन में बार बार घूम रहा था, जिससे वह टूटने के कगार पर पहुंच गया था। झाओ लियान ऊंचे मंच पर आराम से बैठा व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, झांग शियातन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने मेरी योजनाएं बिगाड़ दी, सजा स्वीकार करने वापस नहीं आए, और अब तुम 10,000 पशु संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करके अपना बदला लेना चाहते हो।
झाओ लियान ने ताली बजाई और हंसा, उसकी आंखों का रक्त लाल रंग और भी गहरा हो गया। दरअसल जिस क्षण झांग शियातन ने उससे संपर्क किया, उसे पता था कि झांग शियातन कहाँ छिपा है, भागने की कोई जगह नहीं है। नान्हे शहर का मामला सुलझने के बाद वह उसे पकड़ने के लिए कुछ पशु योद्धा भेज सकता था। झांग शियातन का उससे समझौता करने की कोशिश करना बस एक ख्वाब था। इस समय झांग शियातन ने अज्ञात साहस के साथ अचानक झाओ लियान की ओर देखा। महाराज, आपके अधीनस्थ को पता है कि उसे मरना चाहिए, लेकिन वह तैयार नहीं है। जब तक आपके स्वामी मुझे जरूरी जानकारी देते हैं, आपका अधीनस्थ आपके स्वामी का गुस्सा निकालने के लिए नान्हे सिटी ब्यूरो ऑफ एनफोर्समेंट पर मौत का वार करने को तैयार है। आपका अधीनस्थ मरते दम तक चैन से नहीं बैठेगा। झांग शियातन की आंखों में पागलपन और गहरा हो गया और उसने जोर से अपने घुटने जमीन पर पटक दिए और झुकने लगा। वह जानता था कि यह कार्रवाई बेकार है, लेकिन फिर भी वह झाओ लियान को मनाने की कोशिश में अपनी जान को अंतिम सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने को तैयार था। झांग शियातन की बातें सुनकर झाओ लियान पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर बना वह जानवर का पैटर्न जिंदा चीजों की तरह मुड़ रहा था। वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांस फूल गई। हा हा, झांग शियातन, आह झांग शियातन, हा हा, तुम बेवकूफ हो, हा हा हा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, और तुम अभी भी प्रवर्तन ब्यूरो की बात करते हो, तुम सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ हो। झाओ लियान के शब्द मजाक से भरे थे। दूसरी ओर झांग शियातन स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों का लाल रंग मानो छलक पड़ा। उसने और भी जोर से प्रणाम किया, जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बना दिए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके अधीनस्थ आपसे विनती करते हैं कि मुझे बताएं कि किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसने मेरे शियाओसेन को मारा। हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं। झांग शियातन की आवाज़ बेहद कर्कश थी, मानो कोई भूत नरक से रेंगता हुआ निकल रहा हो। झाओ लियान मंद मंद मुस्कुराया। शुरू में मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब मैं दयापूर्वक आपको बता सकता हूं कि प्रवर्तन ब्यूरो को आपके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि जियांगली ने आपकी शिकायत की थी। 10,000 जानवरों के संप्रदाय ने विभिन्न पहलुओं में घुसपैठ कर ली थी। उस दिन जब से जियांगली ने झाओ लियान की योजनाओं को बर्बाद किया था, तब से उसने जियांगली के मामलों की गहन जांच शुरू कर दी और स्वाभाविक रूप से उसे इस मामले का पता चला। झाओ लियान जियांगली के प्रति द्वेष से भर गया। जियांगली। झांग शियातन ने अपने मन में इस अपरिचित नाम को ढूंढा, फिर अचानक स्तब्ध रह गया। उसे वह सहपाठी याद आ गया जिसका जिक्र झांग सेन ने किया था, जियांगली। ये वही है, तो यह वही था। जियाओ सेन हमेशा चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले कार्रवाई करेगा। जियांगली, जियांगली, तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हें अपने प्रियजनों को खोने का दर्द जरूर चखाऊंगा। झांग शियातन ने अपनी मुट्ठियों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और आसमान की ओर दहाड़ा। झाओ लियान हंसा, वह छोटा जानवर जियांगली साधारण नहीं है। कुछ दिन पहले शिकार की योजना में ली जोंग उसके हाथों मारा गया था। झांग शियातन ने अपनी हत्या की मंशा दबा ली। महाराज, अगर आप मुझे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें तो मैं उसे मारने में आपकी मदद कर सकता हूं। आपकी मदद करना अपनी मदद करना है। वह समझ गया कि झाओ लियान का ये जबरदस्त बदलाव इसलिए था क्योंकि वह जियांगली को मारना चाहता था। जहां तक जियांगली के ली जोंग को मारने की बात है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी वर्तमान ताकत उस घटिया ली जोंग के सामने अतुलनीय थी। झाओ लियान ने तालियां बजाईं, आखिरकार तुम इतने बेवकूफ नहीं रहे। तुम्हारे लिए कुछ जरूरी जानकारी है। उसका पूरा परिवार चला गया है। अब उसके लिए दो सबसे जरूरी लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त ली वानहे और उसकी कथित प्रेमिका सु युयुए होने चाहिए। सु युयुए से निपटना आसान नहीं है। सु परिवार का कोई व्यक्ति चुपके से उसकी रक्षा कर रहा है। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त को निशाना बनाकर उसे बाहर निकाल सकते हो। इसके अलावा वह अभी गंभीर चोटों के साथ अस्पताल से बाहर आया है, इसलिए उसकी ताकत इंटरमीडिएट वॉर जनरल के आसपास होने का अनुमान है। ली जोंग से थोड़ा ज्यादा मजबूत, लेकिन ज्यादा नहीं। तुम खुद ही संभाल लो। झांग शियातन की आंखों में नफरत की ज्वाला लगातार भड़क रही थी। धन्यवाद, आपके प्रभु। झाओ लियान ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया और कहा, जल्दी मत करो, एक और बात है। मिंगलिंग शहर के पास के जंगल क्षेत्र में एक बी ग्रेड खजाना, 3 पत्ती वाला सर्प जन्म पुष्प खोजा गया है और परिपक्व होने वाला है। मैं तुम्हें विस्तृत निर्देशांक भेज दूंगा, तुम इसे स्वयं संभालो और अपने पास रखो। सावधान रहो, तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह जानकारी तुम्हें संयोग से प्राप्त हुई प्रतीत हो। झाओ लियान का चेहरा चंचल मुस्कान से भरा था। वह 2 योजनाएं बना रहा था। अगर झांग शियातन जियांगली को मार सके तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होगा। अगर झांग शियातन ये बेकार कूड़ा खुद को बलिदान कर दे। फिर उसने सोचा, कोई भी हाई स्कूल का छात्र बी ग्रेड खजाने के प्रलोभन को अस्वीकार नहीं करेगा।
3 पत्ती वाला सर्प जन्म पुष्प वास्तव में असली था और इसके प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, इतना कि एक बैटल जनरल स्तर का विशेषज्ञ एक छोटे से क्षेत्र को भेद सकता था। खजाना असली है, ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम्हारे पास इसे लेने के लिए जीवन है। झाओ लियान ने जियांग ली के भयभीत भाव का अनुमान लगाते हुए अपनी आंखों में उत्सुकता भरी आंखों से उपहास किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ली बार बार उसकी पकड़ से बच सकता है। झांग शियातन की आंखें उदासीन थीं। वह जानता था कि झाओ लियान उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसका लक्ष्य जियांग ली को दर्द का स्वाद चखाकर मरना था। अगर वह खुद इसे पूरा नहीं कर सकता था, ये झाओ लियान द्वारा भी पूरा किया जा सकता था। आपके स्वामी, आपके अधीनस्थ अपनी मृत्यु से इसका बदला लेंगे। झाओ लियान के प्रक्षेपण को धीरे धीरे गायब होते देख झांग शियातन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। जियांग ली, मैं तुम्हें 2 दिन और उछलकूद करने दूंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और तुम्हें निराशा का अनुभव कराऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए, उसका मुंह क्रूरता से भरा हुआ था। वह मुड़ा और चला गया। जमीन पर पड़ी सफ़ेद हड्डियां उसकी क्यूई और रक्त के कंपन से पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं। चांद डूब गया, सूरज उग आया। इस समय जियांग ली अभी भी लगन से साधना कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान की खतरा चुपचाप आ रहा है। नान्हे शहर कांग संप्रदाय शाखा। जियांग ली ने वू वेई से बड़े अफसोस के साथ माफ़ी मांगी। जनरल इंस्ट्रक्टर वू, मैं कुछ समय के लिए नान्हे शहर से एक प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं रेजिंग बुलफिस्ट का कोच नहीं रह सकता। मुझे बहुत अफसोस है। उसे माफ़ी ज़रूर मिली। हालांकि यह एक अस्थायी अंशकालिक नौकरी थी, लेकिन उसे पुल पार करने के बाद उसे जलने जैसा महसूस हुआ। शुक्र है, वू वेई को ज़रा भी बुरा नहीं लगा। वह खिलखिलाकर हंसा और जियांग ली के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो, बच्चे? मुझे जनरल इंस्ट्रक्टर मत कहो, मुझे अंकल वू कहो। चिंता मत करो, रेजिंग बुलफिस्ट के कोच की चोटें ठीक हो गई हैं और अब वह पढ़ाने के लिए अपने पद पर वापस आ सकते हैं, जिससे चांगमिंग के उन बच्चों के प्रशिक्षण में कोई देरी नहीं होगी। वू वेई की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। वह उस समय केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में मौजूद था और जियांग ली द्वारा लाए गए सदमे ने उस पर गहरी छाप छोड़ी। ये बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उसका चरित्र भी उत्कृष्ट है। उससे दोस्ती करना निश्चित रूप से सही फैसला है। वू वेई को कुछ दिन पहले ही याद आया जब उसने शुई बिंग्यू को जियांग ली के प्रदर्शन के बारे में बताया था। जल संप्रदाय के स्वामी बहुत देर तक अवाक रह गए थे और उनके स्तब्ध भाव ने उन्हें अब भी मन ही मन मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कितना अफसोस, शुई बिंग्यू पहले ही कैंग संप्रदाय मुख्यालय लौट चुकी थी। छोटे जियांग, हमारे जल संप्रदाय के स्वामी अब मुख्यालय में कार्यभार सौंपने के लिए लौट आए हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ तुम्हें देने के लिए कहा था। जब दोनों बातें कर रहे थे, वू वेई ने अचानक अपना सिर थपथपाया और कहा, फिर जियांग ली को एक सुनहरा पत्र दिया। प्रतिभा विनिमय निमंत्रण। जियांग ली ने धीरे से पढ़ा और जैसे ही उसने उसे धीरे से खोला, वह तुरंत समझ गया। पता चला कि चारों प्रमुख संगठन अक्सर नियमित रूप से प्रतिभा विनिमय बैठकें आयोजित करते थे, जिनमें संगठन के भीतर के प्रतिभाशाली लोगों के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली लोग भी शामिल होते थे। ये निमंत्रण पत्र विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए जारी किया गया था जो इन 4 प्रमुख संगठनों से संबद्ध नहीं थे। क्या अंकल वू ने इस जीनियस एक्सचेंज मीटिंग के बारे में सुना है? जियांग ली ने हाथ में निमंत्रण पत्र उठाया और उत्सुकता से पूछा। वू वेई की आंखों में ईर्ष्या थी और उसने धीरे से कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। यह एक ऐसा निमंत्रण है जो केवल सच्चे स्वर्गीय प्रतिभावान ही प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम एस रैंक और उससे ऊपर के। इस आदान प्रदान के दौरान स्वर्गीय प्रतिभावान आपस में चर्चा करेंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अभ्यास करेंगे। इस आदान प्रदान में भाग लेने वाले सभी प्रतिभावान बाद में अलग अलग स्तर की शक्ति वृद्धि का अनुभव करेंगे। इसमें शामिल रहस्य ऐसे नहीं हैं जो मेरे जैसे किसी साधारण शाखा के सामान्य प्रशिक्षक को पता हो। हालांकि चूंकि जल संप्रदाय गुरु ने आपको ये निमंत्रण देने का फैसला किया है, इसका मतलब है कि वह आपको बहुत महत्व देते हैं। वू वेई ने भी कुछ नहीं छिपाया और जियांग ली को वह सारी जानकारी बता दी जो वह जानता था। जियांग ली ने धीरे से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह एक उपहार था। अगली जीनियस एक्सचेंज मीटिंग के लिए अभी भी समय था, इसलिए वह इसके बारे में तब सोचेंगे। इस जल संप्रदाय गुरु शुई बिंग्यू का इतिहास काफ़ी अच्छा लगता है। जो व्यक्ति इस स्तर का निमंत्रण सहजता से दे सकता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण शाखा संप्रदाय गुरु नहीं होगा। जियांग ली में अभी भी इतनी समझ थी। उसने ध्यान से निमंत्रण को एक तरफ रख दिया और वू वेई को अलविदा कहा। चाचा वू, जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। ठीक है, बदमाश। वू वेई ने जियांग ली की घटती हुई आकृति को देखा, अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। दोनों को 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग बनना तय था। ... परित्यक्त कारखाने में
जियांग ली का पसीने से लथपथ शरीर हमेशा के लिए अपरिवर्तित लग रहा था। सूरज उगाया और उसने अपनी कृपाण का अभ्यास किया। सूरज डूब गया और उसने अपनी कृपाण का अभ्यास किया। चांद उगाया और वह अभी भी अपनी कृपाण का अभ्यास कर रहा था। थंडर ड्रैगन ब्रेक। जियांग ली अपने दिल में दहाड़ा और एक विशाल थंडर ड्रैगन कृपाण क्यूई अपनी भयावह शक्ति के साथ नवजात रूप के साथ बाहर निकला। दुनिया को तबाह करने वाले इरादे का गड़गड़ाहट। धरती हिला देने वाली आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं और खंडहरों को जियांग ली ने बार बार तहस नहस कर दिया था। जो पहले ब्लॉक के आकार के पत्थर थे वे अब धीरे धीरे छोटे छोटे बजरी में बदल गए थे और इस डर से उनके बारूद में बदल जाने में बस समय की ही बात थी। अपनी कृपाण म्यान में खड़े जियांग ली की आंखें खुशी से भर आईं। इन 2 दिनों के प्रयास के बाद थंडर एनिहिलेशन / आखिरकार महान सिद्धि क्षेत्र में पहुंच गया था। मेरी युद्ध शक्ति एक पायदान और बढ़ गई है, जियांग ली ने आज की साधना समाप्त करते हुए थोड़ा हाँफते हुए कहा। वानहे, चलो चलें। उसके बगल में उसका सबसे अच्छा दोस्त ली वानहे था। मॉक परीक्षा समाप्त होने के बाद से ली वानहे उत्तेजित लग रहा था और बेतहाशा साधना करने लगा था। जियांग ली ने उसे स्कूल के बाद अपने साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आने दिया। इस तरह वह उसे व्यक्तिगत रूप से रेजिंग भी सिखा सकता था। बुलफिस्ट। शुक्र है, प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले के आखिरी कुछ दिनों ने ली वानहे को और प्रगति करने का मौका दिया। रेजिंग बुलफिस्ट में जियांग ली के वर्तमान क्षेत्र में शिक्षण और भी आसान हो गया और ली वानहे की प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इस समय जियांग ली के थंडर ड्रैगन ब्रेक से चौंककर ली वानहे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। ली गे, तुम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसके अच्छे भाई की ताकत में फिर से सुधार हुआ है। और भी, ये सुधार सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं था, वह पिछली मॉक परीक्षा में जिंदगी मौत की लड़ाई के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत था। ली गे, तुम अभी तक बैटल जनरल स्तर तक नहीं पहुंचे हो, है ना? ली वानहे ने अचानक सोचा। जियांग ली ने सीधे जवाब दिए बिना थोड़ा मुस्कुराया। कड़ी मेहनत करो और भविष्य में हम चैंपियन शहर जाएंगे साथ में। ली वानहे की आंखें सदमे से भर गईं। वह जियांग ली को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि वह वाकई बैटल जनरल के स्तर तक पहुंच गया था। ली गे वाकई ताकतवर है, लेकिन ली गे और मेरे बीच की खाई भी बढ़ती जा रही है। ली वानहे पहले तो अपने अच्छे भाई के लिए खुश हुआ, फिर उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। वह अभी भी एक अर्ध योद्धा था, जबकि ली गे पहले से ही युद्ध सेनापति स्तर का था। भविष्य में दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर होना तय था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उनका भाईचारा अब भी उतना ही घनिष्ठ होगा जितना अब है, बिना किसी मनमुटाव के? ली वानहे को कुछ पता नहीं था, बस उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट थी। उसे काले बाजार में मिले प्राचीन घड़ी के टुकड़े की याद आई और वह झिझका। फिर अचानक उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, वह प्राचीन घड़ी का टुकड़ा बहुत शैतानी है, मैं उसे खोद नहीं सकता। वानहे, चलो चलें। जियांग ली ने आगे से आवाज लगाई, जिससे ली वानहे चौंक गया। उसे तब एहसास हुआ कि वह ठंडे पसीने से लथपथ है और उसके दिल में और भी ज्यादा डर पैदा हो गया। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं यह अपने आप कर सकता हूँ। ली गे, मैं आ रहा हूँ। ली वानहे ने अचानक अपना सिर हिलाया और जवाब देने के बाद जल्दी से जियांग ली के पास पहुंच गया। दोनों घर जाते हुए बातें करते और हंसते रहे, बिना किसी असामान्यता के। समय पलक झपकते ही बीत गया। असेंशन गेट सीक्रेट टेक्निक के दर्द के बाद चरम आनंद आया। जियांग ली की आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और उसके साथ ही उसकी प्राण ऊर्जा की शुद्धता और भी भयावह होती जा रही थी। जब तक उसकी आत्मिक शक्ति 3 तक पहुंचती, अर्चन को तोड़कर वह तुरंत 4 हो जाती और असेंशन गेट सीक्रेट टेक्निक अगले स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच जाती। लगातार प्रयास करो, जियांग ली ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। उस खाली पड़ी फैक्ट्री में जियांग ली हमेशा की तरह अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास कर रहा था, पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ। बीप बीप बीप, उसके स्काईकॉम की आवाज ने जियांग ली को बीच में ही रोक दिया। वह ली वानहे था। ली गे, मैं आज स्कूल के बाद नहीं आ पाऊंगा। लगता है मेरी माँ को कुछ हो गया है और मुझे उनकी मदद करनी होगी। ली वानहे का प्रक्षेपण उसके सामने प्रकट हुआ। जियांग ली ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम रेजिंग बुलफिस्ट के मूल सिद्धांतों में पहले ही निपुण हो चुके हो। लगन से साधना करके कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले माइनर अचीवमेंट तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या आंटी को मेरी मदद की ज़रूरत है? ली वानहे मुस्कुराए और हाथ हिलाया। छोटी सी बात है, पता है, मेरी माँ से कभी कभी छोटी मोटी अनबन हो जाती है, मैं बस जाकर मदद कर देता हूँ। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो मुझे कभी भी फ़ोन कर देना। ठीक है, ली गे, तुम साधना जारी रखो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जियांग ली मुस्कुराया और ज़्यादा सोचे बिना अपना सिर हिलाया। उसने ध्यान भटकाने वाले विचारों को एक तरफ कर दिया और साधना जारी रखी।
सूर्यास्त, चंद्रोदय। जियांग ली की कृपाण तकनीक भी और भी गहरी होती जा रही थी। हर बार जो वह कर रहा था, मानो कोई पेंटिंग बना रहा हो। इस स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले सिद्ध लोक तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जियांग ली बेहद खुश था। उसने साफ महसूस किया कि उसकी कृपाण तकनीक की साधना की गति क्रमिक रूप से बढ़ रही थी, रैखिक रूप से नहीं। जियांग ली ने नए उगते चांद की ओर देखा। उसका अभी लौटने का कोई इरादा नहीं था। बस 2 घंटे और। उसने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ सूखे जानवरों का मांस खाया, साधना जारी रखने की तैयारी में। बीप बीप बीप। उसके स्काईकॉम से सूचना आने पर वह रुक गया। वह ली वानहे था। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई और कहा, वानहे, क्या हुआ? हालांकि वह मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके सामने जो प्रक्षेपण दिखाई दे रहा था वह उसका अच्छा भाई ली वानहे नहीं था, बल्कि एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी पीठ थी। तुम कौन हो? वानहे कहाँ है? जियांग ली ने ठंडे स्वर में पूछा। पीठ धीरे से घूमी और जियांग ली की पुतलियां सिकुड़ गईं। झांग शियातन। हालांकि झांग शियातन का रूप रंग काफी बदल गया था। जियांग ली अब भी उसे पहचान सकता था। ये वास्तव में वही राक्षस योद्धा था जिसकी उसने उस समय रिपोर्ट की थी। झांग शियातन की एक आंख जंगली खुशी से भरी हुई थी और उसकी आवाज बेहद कर्कश थी, मानो कोई आत्मा काटने वाला भूत हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए 10 मिनट हैं, वरना तुम्हारा अच्छा भाई मर जाएगा। झांग शियातन के बोलने के बाद कैमरा ली वानहे पर गया, जो खून से लथपथ था। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी चेतना अर्धजागृत अर्धमूर्छित अवस्था में थी। ली गे, मत आओ, मत आओ। उसने स्पष्ट रूप से झांग शियातन को जियांग ली से संपर्क करने के लिए अपना स्काईकॉम उठाते हुए देखा। ली वानहे की दुखद स्थिति देखकर जियांग ली की आंखों में एक भयानक क्रोध उमड़ आया। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। झांग शियातन, मुझे पता है कि तुम जिसे मारना चाहते हो वह मैं हूं। हाँ, मैंने ही तुम्हारी शिकायत की थी और मैंने जानबूझकर झांग सेन को मारा था। तुम जो भी करना चाहते हो मुझ पर हमला करो। अगर वानहे को जरा भी और नुकसान पहुंचा तो मैं तब तक छिप जाऊंगा जब तक मैं झान वान क्षेत्र में साधना नहीं कर लेता, और तुम्हें बदला लेने का कभी मौका नहीं मिलेगा। जियांग ली का दिमाग तेजी से घूम गया और वह तुरंत स्थिति समझ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि झांग शियातन को उसकी गुमनाम रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब वह जितना ज्यादा दृढ़ दिखाई दे रहा था, झांग शियातन ली वानहे को नुकसान पहुंचाने की उतनी ही कम हिम्मत कर पा रहा था। उसकी वजह से ली वानहे की मौत के ख्याल से जियांग ली का दिल बैठ गया और उसके अंदर असीम हत्या की नीयत उमड़ पड़ी। झांग शियातन के चेहरे पर खुशी के भाव जम गए। उसने जियांग ली से ऐसी धमकी की उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे गहरे भाईचारे से जैसी उम्मीद थी। उसकी एक आंख गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि जियांग ली सचमुच नहीं आएगा। 10 मिनट, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। सिर्फ तुम्हें ही आने की इजाजत है। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो कल तुम्हें तुम्हारे अच्छे भाई का सिर मिलेगा। बस इतना ही। झांग शियातन ने ठंडी सांस ली और स्काईकॉम को सीधे फोन काट दिया। परित्यक फैक्ट्री। जियांग ली का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने दांत पीसते हुए कहा, झांग शियातन, तुम मौत की तलाश में हो। धमाका। पैर पटकते ही जियांग ली की आकृति तुरंत एक प्रतिबिंब में बदल गई और वह उस पते की ओर तेजी से दौड़ पड़ा जिसे झांग शियातन ने छोड़ा था। अब बहुत कम समय था, मदद के लिए संपर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं। अगर पर्याप्त समय होता भी तो वह जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करता। क्या होगा अगर झांग शियातन ने सचमुच बंधक को मार डाला? जियांग ली चिंता से जल रहा था। उसकी गति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वानहे, रुको। उसके मन में एक हल्की सी स्पष्टता बाकी थी। अब बचने का एकमात्र मौका यही था कि बाहरी दुनिया उसकी ताकत का आकलन अभी भी नकली परीक्षा और ली जोंग के साथ उसकी मौत की लड़ाई पर आधारित थी। जियांग ली का मानना था कि झांग शियातन ज्यादा से ज्यादा इसी के आधार पर कोई जाल बिछाएगा। अपने तुरुप के पत्ते छुपाना शायद कोई अंत न हो। अधूरी इमारत। झांग शियातन की भयावह निगाहें ली वानहे पर पड़ीं। उसने पहले भी ली वानहे का खूब मनोरंजन किया था, लेकिन अब उसे मारने की उसकी हिम्मत नहीं थी। क्या होगा अगर उसने ली वानहे को मार डाला और जियांग ली सचमुच नहीं आया? हालांकि कुछ छोटी मोटी तरकीबें अभी भी इस्तेमाल की जा सकती थीं। थप्पड़। ली वानहे के चेहरे पर खून से लाल हाथ का निशान उभर आया, जिससे उसकी स्तब्ध चेतना को बलपूर्वक साफ होने के लिए मजबूर होना पड़ा। झांग शियातन ने व्यंग्य किया, छोटा बदमाश, तू भी तो उन लोगों में से एक था जिन्होंने कक्षा में शियाओ सेन को बहिष्कृत किया था, है ना? ली वानहे का पूरा शरीर झेंग शियातन की प्राणशक्ति से कंपनित हो गया था, जिससे उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। यह उन क्रूर यातनाओं से कम भयानक नहीं था। वह एक उंगली भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। अपनी कमजोरी से घृणा, झांग शियातन की दुर्भावना से घृणा। हे झांग सेन, हे वह कमीना, वह तो मरने के लायक था। उसे किसने कहा था कि अच्छा इंसान मत बनो? तुमने उसे मार डाला।
ली वानहे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खून से सना कफ थूका, लेकिन झांग शियातन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। झांग शियातन की आंखें लाल हो गई थीं। वह ये सुनकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि झांग सेन को उसने मार डाला है। तुम मरना चाहते हो? चलो, अगर हिम्मत है तो अपने बूढ़े को मार डालो। ली वानहे फुफकारा। वह पूरी तरह से अपंग हो गया था। जिसने अभी अभी अपनी चेतना जागृत की थी और मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, उसके लिए यह उसके जीने के रास्ते को बंद करने के समान था। झांग शियातन ने व्यंग्य किया, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, न तो तुम और न ही जियांग ली बच पाओगे। मैं तुम्हें एक दूसरे को तड़पते, बिलखते और दर्द में मरते हुए देखूंगा। मेरी निराशा और दर्द मैं तुम्हें 100 गुना, 1000 गुना लौटा दूंगा। झांग शियातन ने ली वानहे के सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी निगाहें रात के आसमान पर टिकी थीं, खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई। जियांग ली, बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और मर जाओ। समय धीरे धीरे बीत रहा था। टिक टिक। अधूरी इमारत में पानी की लयबद्ध टपकन ने झांग शियातन को बेहद चिड़चिड़ा बना दिया। वह छत पर ऊंचा खड़ा दूर तक देख रहा था। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तभी दूर से एक काली आकृति आई, रात में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से, पल भर में अधूरी इमारत तक पहुंच गई। जियांग ली की बेहद ठंडी आवाज गूंजी, हर जगह गूंज उठी, झांग शियातन, मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ। जियांग ली ने अपने आसपास की उदास अधूरी इमारत को देखा। झांग शियातन का कोई निशान नहीं देखा, अपनी हत्या की मंशा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी शक्तिशाली आत्मिक अनुभूति चारों दिशाओं में फैल गई। वह इस समय बेहद सतर्क था, किसी भी संभावित हमले से सावधान। हे। एक भयावह, अजीब सी हंसी अचानक गूंजी। दूर अधूरी इमारत की छत पर झांग शियातन की आकृति दिखाई दी, और उसके बगल में ली वानहे की बेहोश आकृति एक रस्सी से लटकी हुई थी। ऊर्जा के एक ही झोंके से ली वानहे 100 मीटर ऊंची छत से गिर जाएगा, और उसकी वर्तमान स्थिति में वह निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएगा। जियांग ली का चेहरा बदल गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, झांग शियातन, तुम्हारा निशाना मैं हूं। चूंकि मैं यहाँ हूं, वानहे को जाने दो। उसके शरीर के भीतर अपार प्राण ऊर्जा पहले ही धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी थी, और उसके हाथ में बी ग्रेड मिश्र धातु का युद्धक ब्लेड धीरे धीरे कसता जा रहा था। जियांग ली किसी भी पल आसमान हिला देने वाला वार करने के लिए तैयार, एक मौके की तलाश में था। झांग शियातन का चेहरा घृणा से भर गया था। अपने इकलौते बेटे की हत्या के लिए वह जियांग ली से नफरत करता था। शियाओ सेन ने क्या गलत किया? वह धूप में रह सकता था। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मरने के लायक हो, जियांग ली। ऊपर से जियांग ली को देखते हुए वह मन ही मन बुदबुदाया। झांग शियातन ने अचानक ली वानहे के पिछले पैर पर लात मारी और हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। वह गंभीर रूप से मुस्कुराया, आओ, अपनी आंखें खोलो और अपने अच्छे भाई को देखो, वह तुम्हें बचाने के लिए यहाँ है। ली वानहे ने एक दर्दनाक कराह भरी, अपनी रक्तरंजित दृष्टि से जियांग ली की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। ली गे, भागो, मेरी परवाह मत करो, बाद में मेरा बदला लेना। ली वानहे के दुखद रूप ने जियांग ली को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, लेकिन उसे शांत रहना था। ली वानहे झांग शियातन के हाथों में था, और वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से डर रहा था, जैसे कोई बर्तन टूटने के डर से चूहे को फेंकने से हिचकिचाता हो। जियांग ली ने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे पास आ रहा था। 100 मीटर, 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर, लगभग पहुंच गया। जब तक मैं 50 मीटर के दायरे में पहुंचता हूं, अपनी तात्कालिक विस्फोट शक्ति से मैं वानहे को नुकसान पहुंचाने से पहले ही बचा सकता हूं। उस समय झांग शियातन, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। जियांग ली का दिल जबरदस्त हत्या के इरादे से भर गया था। उसने पहले कभी किसी के प्रति इतनी तीव्र हत्या की मंशा महसूस नहीं की थी। ली वानहे के शरीर पर खून की हर बूंद जियांग ली की नसों को उत्तेजित कर रही थी, जिससे उसका दिल गुस्से से दहाड़ रहा था। वह झांग शियातन को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन झांग शियातन मूर्ख नहीं था। झाओ लियान से जियांग ली की ताकत के बारे में जानने के बाद, हालांकि उसे पूरा भरोसा था, उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, वरना वह जियांग ली को बाहर निकालने के लिए ली वानहे का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत करते तो वह मर जाता। झांग शियातन की आंखें क्रूरता से भरी थीं, और उसने एक हाथ से ली वानहे की गर्दन पकड़ ली। जियांग ली 65 मीटर पर रुक गया। उसके कदम 10,000 पाउंड जितने भारी लग रहे थे, और एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दूरी पर उसे आत्मविश्वास नहीं था, और वह अपने अच्छे भाई की जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस पल उसे एक शक्तिशाली गति तकनीक की चाहत थी। अगर उसने बी ग्रेड गति युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली होती, तो वह अब तक दौड़कर झांग शियातन के कुत्ते का सिर काट सकता था। इतना आज्ञाकारी, बस यूं ही। झांग शियातन हंसा। अब अपना ब्लेड फेंक दो, 100 मीटर से आगे।
वह जानता था कि जियांग ली की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी ब्लेड तकनीक से आता है। उसके बैटल ब्लेड के बिना उसकी ताकत कम से कम आधी रह जाएगी, जिससे वह ली जोंग से भी कमज़ोर हो जाएगा। तब ये सचमुच अचूक होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। 3, 2। ली वानहे की आंखों से खून के आंसू बह निकले और उसने बेतहाशा अपना सिर हिलाया। नहीं, लीगे, मत करो। जियांग ली चुप रहा। झांग शियातन वाकई चालाक और निर्दयी था, कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं। फुफकार, उसने अपनी कलाई हिलाई और बी ग्रेड अलॉय बैटल ब्लेड एक हल्का, सुंदर चाप बनाता हुआ 100 मीटर दूर जमीन में धंस गया। उससे एक भिनभिनाहट सी निकली। झांग शियातन की आंखें अपार संतुष्टि से भर गईं। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। अब अपना दाहिना हाथ तोड़ देना, वरना तुम्हें पता है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अच्छा भाई तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए, है ना? उसने और धमकी दी, उनके मन को पीड़ा पहुंचाने और जियांग ली की ताकत को और कमज़ोर करने की कोशिश में। लेकिन इस बार जियांग ली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उस असीम हत्या के इरादे ने झांग शियातन को खून की एक नदी बहती दिखाई दी। जियांग ली की आवाज़ बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उसे भी थोड़ा डर लगा। मैं अपना दाहिना हाथ नहीं तोड़ूंगा। अगर वानहे मर गया तो मैं भाग जाऊंगा और तुम मुझे मार नहीं पाओगे। मैं झांग सेन के अवशेष पाने के लिए अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करूंगा। वह उस समय आग की लपटों में जलकर कोयला बन गया था और मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, उसकी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। तुम मरोगे, अंतहीन दर्द में मरोगे। तुम्हें पता है कि मुझमें वह क्षमता है। झांग शियातन के हाव भाव अचानक बदल गए। जियांग ली का व्यवहार 18 साल के लड़के जैसा बिल्कुल नहीं था। झांग सेन उसकी शाश्वत कमजोरी था। उसने झांग सेन के शरीर को सिर्फ आग के समुद्र में गिरते, राख में बदलते हुए देखा था, लेकिन उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, बहुत अच्छा, इतना छोटा और पहले से ही इतना क्रूर, लगता है आज तुम्हें मरना ही होगा। चूंकि तुम अपने अच्छे भाई को बचाने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। झांग शियातन ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा। अब वह बात को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। आखिरकार बिना ब्लेड वाला जियांग ली उसकी मुट्ठी में था। उसने ली वानहे को, जो किसी चिथड़े की गुड़िया जैसा था, पकड़ लिया और उसे जियांग ली की ओर फेंक दिया, जबकि वह खुद एक चील की तरह पंख फैलाकर नीचे उतरा। वह भयानक गति से नीचे झपटा। भेड़िए के पंजे खून की प्यासी लाल रोशनी से चमक रहे थे, साफ तौर पर किसी भयानक क्रूर जानवर की जन्मजात दिव्य क्षमता। ली वानहे को बचाने के लिए उसे यह भारी प्रहार सहना ही था। इस पंजे से बचने के लिए ली वानहे की मौके पर ही मौत हो जाती। कैसे चुने? झांग शियातन की आंखें उपहास से भर गईं। जियांग ली, निराशा का स्वाद चखना शुरू करो।